हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है संभावना। अब प्रोबेबिलिटी को हम मैथमेटिक्स से कैसे जोड़ते हैं? आपको याद होगा हमने दो अप्रोचेस के बारे में बात की थी जब हम थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो पहला अप्रोच हमारा क्या था? स्टैटिस्टिकल अप्रोच था, स्टैटिस्टिक्स। दूसरा हमारा था क्लासिकल अप्रोच। स्टैटिस्टिकल अप्रोच सीधा ये कहता था कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने की क्या संभावना क्या होती है, जो भी आपको फ्रीक्वेंसी दिख रही है उस इवेंट के होने की, और कितनी फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसके बारे में हम सबकी चर्चा करेंगे। अभी केवल आप शुरुआती जानकारी लीजिए, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। अब दूसरा जो है क्लासिकल अप्रोच, इस क्लासिकल अप्रोच में क्या था कि हम प्रोबेबिलिटी को मानते थे कि कोई इवेंट हुआ, जितने बार हमारे फेवरेबल आउटकम आया जो हम चाहते हैं कि आए, और पॉसिबिलिटी कि कितने बार टोटल नंबर इक्वली लाइकली आउटकम आया। अब इसका मतलब क्या है? ये जो इक्वली लाइकली आउटकम्स है इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। मतलब अगर आप एक डाई फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक ये आपके एलिमेंट्री इवेंट्स हो गए, है ना। लेकिन दिक्कत ये है कि ये दोनों जो थ्योरीज हैं इसमें कुछ दिक्कतें हैं, कुछ डेफिशिएंसीज हैं। अब डेफिशिएंसीज या लिमिटेशन कह सकते हैं। अब जहां पर हमारे पास बहुत ज्यादा आउटकम आ रहे हैं, बहुत ज्यादा रिजल्ट आ रहे हैं, वहां पर हम इन दोनों को नहीं अप्लाई कर सकते। ओके, जहां पर हम बता ही नहीं सके कि भाई कौन सी चीज इक्वली लाइकली है, कौन सी नॉन इक्वली लाइकली है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप समझिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, बारिश होने की संभावना कितनी है। बारिश होने की संभावना कितनी है? तो दो केसेस होते हैं, बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, ये तो हो सकता है ना। लेकिन कोई भी अगर लोकेलिटी, कोई भी एरिया आप देख ले, क्या आप रियली बता सकते हैं कि यही दो केस होंगे? क्या ये हो सकता है? अब क्लासिकल अप्रोच की बात उठा लीजिए, ये क्या जवाब नहीं दे सकता है। जैसे एक सवाल मैंने पूछा कि ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी आदमी 60 साल से पहले इसकी मृत्यु हो जाएगी, या ये कहीं कोई एक बल्ब जल रहा है, अभी जो बल्ब है ये बल्ब मान लीजिए 2000 आवर्स तक चलता है, उससे पहले कब खराब हो जाएगा या जल जाएगा। जैसे ही हम कॉइन का हमने देखा था, डाइस, कार्ड्स, इनसे हम जरा सा अलग हटते हैं। तो ये जो क्लासिकल अप्रोच है, क्लासिकल हमारी जो तरीका था, वो हम अप्लाई नहीं कर पाते। दिक्कत ये है। अब जो स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन है, इनकी भी थोड़ी सी दिक्कत है। क्यों? जैसे अब आप बताइए कि जैसे मैंने इसकी प्रॉब्लम्स बताई, अगर हम इसको थोड़ा सा लिमिट कर दें अपने स्पेस को, एक्चुअल लिमिट हमें पता नहीं, इसको लिमिट कर दे तब तो ठीक है। अगर हम जरा सा इसकी लिमिटेशन एक्सटेंड कर दें तब यहां पर स्टैटिस्टिकल फेल हो जाता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स तो नंबर्स पे होती है कि भाई हमने सालों का डेटा उठाया उस हिसाब से बता दिया। तो इस कारण से आज का जो जमाना है मॉडर्न प्रोबेबिलिटी थ्योरी का, इसमें प्रोबेबिलिटी को एक्सियोमेटिकली, ध्यान रखिएगा इसके बारे में ही बात करेंगे, एक्सियोमेटिकली ये थ्योरी आई। और ये जो थ्योरी है इसको बनाया है A.N. कोलमोग्रोव, है ना। ये एक साहब है, रशियन मैथमेटिशियन है, 1933 की मैं बात कर रहा हूं। अब हुआ ये कि इन्होंने एक किताब लिखी, किताब का नाम था फाउंडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये किताब लिखी और इसमें इन्होंने क्या किया कि एक एक्सियोमेटिक डेफिनेशन लाई प्रोबेबिलिटी की, और इसमें इन्होंने दोनों चीजें, स्टैटिस्टिकल और ये आपका क्लासिकल अप्रोच है, दोनों ही अप्रोच को लिया और दूर करने की कोशिश की जो उनमें दिक्कतें हैं। ओके, तो इसमें कुछ बेसिक टर्म्स आने वाले हैं, और बेसिक टर्म्स क्या क्या होंगे, जैसे आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, फिर आपका आएगा कि एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, फिर आपका आएगा सैंपल स्पेस क्या होता है, कंपाउंड इवेंट्स क्या होते हैं। तो ये सारे टर्म्स के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैं इसको क्लियर करता हूं और फिर मैं आपको जरा ये टर्म शुरू कर दूं, क्योंकि पहला टर्म यही है। पहला टर्म है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है कि बस कर दिया, इसका कुछ पता नहीं है। रैंडम, जैसे अगर आप 1 से लेकर 10 तक नंबर उठाएं तो और रैंडम कहें तो कभी 9 आ सकता है, कभी 6 आ सकता है, रैंडम है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि आपका पूर्वाग्रह नहीं है, पहले से पता नहीं है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये हुआ
थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, समय हम बचाएंगे। अब इसमें क्या है कि हमारे जो आउटकम आने वाले हैं बिल्कुल वेल डिफाइंड होंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट या कोई ऐसा ऑपरेशन हम कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, जिसके हमारे जो आउटकम आने वाले हैं बिल्कुल वेल डिफाइंड है, ध्यान रखिएगा, है ना। दो टाइप के एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और एक होता है या इसको नॉन डिटर्मिनिक ना कह के हम रैंडम या प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट दो टाइप के हो सकते हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है और दूसरा हम रैंडम या उसको प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या है। यहां पर यह होता है कि हमको यह पता है कि हम जब भी वह एक्सपेरिमेंट करें, जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, हमको पता है कि इसका उत्तर वही होगा। कैसे? मान लीजिए मैं यहां पर एक ग्रुप लेता हूं, बहुत सारे ट्रायंगल है यहां पर, आइसोसेलेस है, ऑब्ट्यूज है, इक्विलैटरल है, जो भी ले लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कोई भी ट्रायंगल उठाइए और बताइए बगैर जो ट्रायंगल उठाया है, आपको नहीं पता कौन सा ट्रायंगल उठाया, और आपसे अगर सवाल पूछूं कि भाई ये बताओ कि इनके कोई भी ट्रायंगल उठा के इसके अंदर के जो एंगल है उसका सम क्या होगा, आप छूटते ही बोलेंगे अरे ये तो 180 डिग्री होता है। ठीक है जी। इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट होंगे वो होगा डिटर्मिनिस्टिक, मतलब इसके जो आउटकम है वेल डिफाइंड है, हमें पता है। ओके। अब अगर हम दूसरे टाइप में आए, जो जिसको मैं रैंडम या फिर प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट कह रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट को उसी कंडीशन में, उसी सिचुएशन में बार 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 करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो इसका आउटकम आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, वो अलग अलग आएगा, लेकिन वो एक दरमियानी में आएगा। जैसे एक डाई है, फेयर डाई। फेयर डाई क्या होता है, मतलब 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होंगे इसमें। जब इसको करेंगे तो आप 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 से कम नहीं आ सकता, 6 से ज्यादा नहीं आ सकता, यही आएंगे। जैसे अगर आप एक कॉइन को टॉस कर दें, आपके हाथ में एक कॉइन है, सिक्का, उसको उछाले तो हेड आएगा या टेल आएगा, इससे अलावा तो नहीं आ सकता। तो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी जहां पर आउटकम को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, हम पहले नहीं बता सकते, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि वो किसके बीच में आने वाला है। राइट। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसका अंदर शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब दूसरी जो चीज इसमें जानने के लिए है वो है, जो शब्द मैं आपको बता रहा हूं, वो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? पहली चीज तो ये स्पेस है, यानी कि जगह की बात हो रही है। हर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसकी चर्चा हम शुरुआत से कर रहे हैं, वहां पर हर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ 2 टर्म्स और जुड़ेंगे। देखिएगा कौन कौन से। एक तो है आउटकम्स, कि इसका रिजल्ट क्या आता है, इसको हम एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे, है ना। और दूसरी चीज आती है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेसेस को जानने के लिए आपको एलिमेंट्री इवेंट पहले पता होना चाहिए, फिर हम सैंपल स्पेस से जाएंगे। तो एलिमेंट्री इवेंट की बात करता हूं मैं। एलिमेंट्री इवेंट मतलब ये होता है, एलिमेंट्री क्या होता है, जब बच्चों को पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग में, तो उनको खाता है ये एलिमेंट्री स्कूल में जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक। अगर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने किया, अगर हम सारे के सारे जो आउटकम आ रहे हैं उसको वो हमें पता है, मतलब जो आउटकम्स हैं, जब भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसमें जो आउटकम्स आ रहे हैं वो नोन हो, वो हमें पता हो, तो हम कहेंगे ये तो एलिमेंट्री इवेंट है, ये हमें पता है। फिर से कहूंगा, हम डाई को अगर थ्रो करेंगे तो 1 से लेकर 6 तक आएगा, ये हमें पता है। तो ये 1 से लेकर 6 तक जो है ना, वो उसका हम 1 2 3 जो 6 नंबर्स है, इनको हम एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे। अब सैंपल स्पेस क्या हुआ? फिर सैंपल स्पेस ये हुआ कि जब हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब हम बस कर रहे हैं, अब उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी आउटपुट आएंगे, जितने भी आउटकम्स आएंगे, उसका सेट, जैसे हमने एक डाई फेंकी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इसके फेसेस होंगे, इसमें डॉट्स होते हैं बेसिकली। तो क्या क्या आ सकता है, इसका हम सेट बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये सब क्या हुआ? ये हुआ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हुआ। अब इसका मैं आपको जरा एक एग्जांपल बता देता हूं, या पहले मैं थोड़ा तरीका अपनाऊं कि थोड़ा इसका फॉर्मल कर देते हैं। मान लीजिए E1, या फिर से एलिमेंट्री में जा रहा हूं, E1 E2 E3 ये En तक आपके क्या इवेंट्स हैं? ये सारे पॉसिबल आउटकम्स है। कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे आप कॉइन को उछालेंगे तो हेड और टेल आएगा, तो ये E1 हो जाएगा हेड और E2 हो जाएगा टेल, बस यही 2 हो सकते हैं। अगर आप डाई फेंकते हैं तो 1 से लेकर 6 तक बस E6 पे खत्म हो जाएगा ये। तो इनको हम एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे।
और अगर मैं इसको S बराबर एक सेट पे डाल देता हूं, एक सेट में डाल देता हूं, तो इसको हम सैंपल स्पेस कहेंगे। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल इसका लेते हैं। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम कॉइन को टॉस करें। फॉर्मली बता रहा हूं, वैसे तो आप सीख चुके हैं लेकिन फिर भी फॉर्मली जाना जरूरी है। हमने एक कॉइन लिया, उसमें यहां हेड है, पीछे टेल है। ठीक, अब पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, या तो हेड या टेल। तो हम क्या करेंगे, एक इवेंट E1 को डिफाइन करेंगे और एक इवेंट E2 को डिफाइन करेंगे। ये है E1 इवेंट हो गया गेटिंग, शॉर्ट में लिखूंगा हेड अपर फेस पे, मतलब ये जो ऊपर आएगा आपके हाथ पे जो आएगा या फिर आप टेबल पे डालते हैं तो हेड आएगा। और E2 हमने बना दिया गेटिंग टेल, जो फेस उसका अप होगा, जो कॉइन का जो आपके सामने जो दिखाई देगा वो टेल होगा। ये हो गया। तो E1 E2 आपके ये हो गया एलिमेंट्री इवेंट। किस एक्सपेरिमेंट के साथ? एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग। ध्यान रखिए, एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट भी जानना चाहिए आपको। टॉसिंग अ कॉइन मतलब सिक्का या बिल्ला उछालना। इसके एलिमेंट्री इवेंट क्या हो गए? E1 E2। E1 ये हो गया हेड आएगा, E2 हो गया टेल आएगा। सैंपल स्पेस बनाना है तो क्या करेंगे, ये सेट है ना, तो ये सेट को हम उसमें देते हैं, ब्रेसेस में देते हैं। कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, इस E1 को यहां रखेंगे और इस E2 को यहां रखेंगे। ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। ठीक है, तो बेसिकली सैंपल स्पेस अगर हम और थोड़ा इसको वैल्यू देना चाहें तो E1 की जगह H कर दीजिए क्योंकि गेटिंग H है, और E2 की जगह आप टेल कर दीजिए क्योंकि गेटिंग E2 क्या है, गेटिंग टेल है। यही तो है। ओके, तो ये बात हुई आपके सैंपल स्पेस की, जिसमें हमने चर्चा की एलिमेंट्री इवेंट और इसके बारे में बात की। ठीक, अब अगली जो इसमें जो चीज़ आती है, ये जो मैंने आपको बताया वो यही है। यहाँ पर मैं जो R.D. शर्मा किताब है उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो वो इसका कंटेंट भी मैंने दिया हुआ है ताकि अगर आपके सामने किताब है तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो मैंने बताया और साथ चल सकते हैं। अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज पे, वो आपका क्या हुआ, इवेंट। इवेंट क्या होता है साहब? जैसे आप कहते हैं अरे यार शादी है, बर्थडे है, तो ये तो इवेंट हो गया ना, इवेंट है। तो इवेंट की अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूं तो क्या देंगे? इवेंट का मतलब ये होता है सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। कहने का मतलब, देखिए इसको समझिए। अब हमारे पास एक डाई है, बार बार डाई का एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा इजी समझने में होता है। एक डाई है, डाई बोलते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन डाई है इसका। अगर हमने इस डाई को थ्रो किया, फेंका, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका? वो अभी हम सीख चुके हैं। जितनी भी पॉसिबिलिटी है 3, 4, 5, 6, ये इसके एलिमेंट्री इवेंट हो गए और इनका सेट बना लीजिए तो आपका सैंपल स्पेस हो गया। तो कितने सबसेट बन सकते हैं इसके? कितने सबसेट बन सकते हैं, कुछ बताएगा मुझे? हमेशा आप ध्यान रखिए, 2 की घात जितने नंबर से वो लगा दीजिए आप, 6, 2 लीजिए और जितने यहां पर एलिमेंट्री इवेंट है उसको पावर में डाल दीजिए आप, तो कितना होगा? 64। ठीक है, मतलब इसके सबसेट इतने बन सकते हैं। जैसे सबसेट एक बना दो इसका 1, ये भी एक सबसेट है। 1 2 उठा लीजिए, 1 2 ये इसका सबसेट है। एक सबसेट और ले लेते, 4 5 6 भी ले लेते। तो ये ऐसे सबसेट में कह रहा हूं कितने सबसेट आएंगे? 64 सबसेट आएंगे। तो 64 सबसेट जब आ गए तब अब आप बोलेंगे इवेंट क्या है? तो इवेंट क्या क्या हो सकते हैं? एक इवेंट में देता हूं क्योंकि ये सेट है ना, मैंने इवेंट को क्या कहा, ये सबसेट है, तो इवेंट को हम सबसेट की तरह लिखेंगे जो सेट थ्योरी में पढ़ा है। ब्रेसेस लगाएंगे 2 4 6, इसका एक सबसेट उठा लिया मैंने, बी उठाता हूं, एक सबसेट उठाते हैं 1 3 5, एक और सबसेट उठाते हैं 3 4 5 6, एक और उठा लेते हैं। ये क्यों उठा रहा हूं मैं? क्योंकि आपको कुछ चीजें समझानी है। जो ए सेट है, आप देखिए इवन नंबर्स है, तो ये क्या हुआ? ये जो सबसेट हुआ ये है गेटिंग इवन नंबर, ये सबसेट हो गया। 1 3 5, 1 2 3 4 5 6 में ऑड क्या है? गेटिंग एन ऑड नंबर, ये हो गया। सी सेट क्या है? ऐसा नंबर मिले जो 2 से बड़ा हो, तो गेटिंग नंबर विच इज ग्रेटर देन 2। क्लियर है? तो ये जो मैंने इवेंट्स बताए A B C D सारे इवेंट्स है। ये कौन सा इवेंट्स है? ये कुछ इवेंट नहीं है, ये बस ऐसे ही मैंने लिख दिया। तो D का कोई जनरल डिस्क्रिप्शन नहीं है मेरे पास। ओके, तो कई ऐसे रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसको हम शब्दों में बयान कर सकते हैं। जैसे ये तीनों हमने कर दिए। हर एक इवेंट के लिए आप शब्दों में नहीं बयान कर सकते। इसको आपने कहा कि इवन है, बिल्कुल सही लग रहा है। ऑड 1 3 5 ऑड होता है, 3 4 5 6 2 से बड़ा है, लेकिन 1 2 6 में क्या बोलेंगे आप? कुछ नहीं बोल सकते। तो इवेंट की आपको डेफिनेशन समझ में आई। आप पूरा सेट लीजिए, एलिमेंट्री इवेंट लीजिए और एक सेट बना लीजिए, वो सैंपल स्पेस हो गया। अब जब इसमें से जब सबसेट उठाएंगे जो कि 64 पॉसिबल है,
जैसे जैसे आप सब्जेक्ट बनाते चलेंगे, कईयों के आप नाम दे पाएंगे, कईयों के आप नाम नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये ए बी सी डी सारे के सारे चारों के चारों इवेंट है। क्लियर? अच्छा, अब सवाल उठता है ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। कोई इवेंट हो रहा है, तो ऐसा इवेंट, अब समझिएगा, ऑकरेंस ऑफ इवेंट मैं यही बताऊंगा आपको। ऑकरेंस ऑफ इवेंट यानी कि कोई इवेंट हो रहा है, तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ अगर कोई एक इवेंट ए हो रहा है, एसोसिएटेड है, ये कब होगा? जब कोई ना कोई एलिमेंट्री इवेंट इसके साथ जुड़ा होगा। मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूं। एन इवेंट ए एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, मैं उसी की बात कर रहा हूं। ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज सेड टू ऑकर इफ एनी वन ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट एसोसिएटेड टू इट इज एन आउटकम। मतलब अगर ये एलिमेंट्री इवेंट्स आ रहे, देखिए जितने भी एलिमेंट्री इवेंट दिख रहे हैं वो इसी से लाए हैं मैंने। अगर मैं यहां पर 7 कर दूं तो क्या होगा, बोलेंगे आप? चलिए मैं आपको बताता हूं, इसका भी एग्जांपल लेंगे। देखिए एक एग्जांपल आपको दूंगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, फिर से हम ये डाई की बात कर रहे हैं। अगर आप बोलते हैं कि ए इवेंट है, ये अलग इवेंट है ना, इसमें आप चलिए वही वाले लेते हैं, इवन वाला ही ले लेते हैं। आप कह रहे हैं ए मेरा इवन नंबर वाला इवेंट है, तो ए को आपने 2 4 6 लिख देंगे, ये तो क्लियर है। मान लीजिए कि हमारा जो इवेंट है, या कहें कि ए क्या है, ए तो इवेंट है, और ए इवेंट है कि हमको इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर चाहिए हमें, लेकिन डाई कोई थ्रो करता है, कोई ये पासा फेंकता है, तो इसमें आ जाता है क्या, 4 ऊपर आता है। तो आप क्या कहेंगे, वाह 4 तो इसके अंदर है, यानी 4 बिलोंग्स टू ए, 4 तो इसके अंदर है, तो हम कहेंगे वाह इवेंट ए ऑकर्ड, इवेंट ए हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से डाई को फेंका और इस बार आ गया 3। क्या आया, यहां पर 3 ऊपर आ गया। आप बोलेंगे 3 इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब क्योंकि 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, 3 तो इसमें आ ही नहीं रहा है, तो आप बोलेंगे इवेंट ए हैज नॉट ऑकर्ड, इवेंट ए हुआ ही नहीं है। क्लियर हो गया? ऑकरेंस ऑफ इवेंट का मतलब क्या हुआ, राइट? पिछले बार जो हमारा डिस्कशन था वो था इवेंट्स पे, और शुरुआत हमने की थी, जो प्रोबेबिलिटी है, 2 तरीके की प्रोबेबिलिटी की हमने बात की थी, और उसमें इवेंट क्या है, सैंपल स्पेसेस क्या है, एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा की थी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स। एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स, एल्जेब्रा क्या होता है, जैसे अगर आपने 2 + 3 किया तो एक एल्जेब्रा है ना, इसमें आपने 2 वैल्यूज ली और उनके बीच में एक ऑपरेटर लगा के कुछ रिजल्ट लेके आया। तो अगर हमारे पास अलग अलग इवेंट है, या कहीं कोई नए इवेंट है, किस तरीके से बन जाते हैं अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इवेंट है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ। यानी अगर हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है और इसके कुछ इवेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए E1 है, ये E2 है, अब इनको कंबाइन करके कोई इवेंट बनता है, तो ये जो इवेंट बन रहा है ये कैसे बनता है, क्या तरीके हो सकते हैं? तो आप देखिए हमारे पास 2 चीजें हैं, एक है आपका ए और बी, 2 इवेंट मैं ले रहा हूं, ए और बी। एक है आपका ए एंड बी। अगर आपने डिजिटल लॉजिक थोड़ा सा पढ़ा होगा तो इसका आइडिया आपको लग जाएगा, लेकिन सब जगह चाहे प्रोबेबिलिटी हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सब में इसका कॉन्सेप्ट एक ही है। जैसे ए और बी आपके 2 इवेंट हैं, और मान लीजिए हमारा कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसका सैंपल स्पेस हम एस कह रहे हैं। ए और बी को हम कैसे बताएंगे, ए और बी में का रिजल्ट जो होगा या तो ए होगा या तो बी होगा, या ए और बी दोनों, मतलब ये तभी होता है जब फेवरेबल कंडीशन ए की हो या फिर बी की हो या दोनों की हो, यानी कि ये ट्रू हो या ये ट्रू हो या दोनों ही ट्रू हो। ए और बी ऐसे काम करता है, राइट? तो ए और बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली ए यूनियन बी से, ए यूनियन बी से, जो भी सैंपल स्पेस की हम बात कर रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए एग्जांपल के तौर पर बताता हूं आपको। अब एग्जांपल में देखिए कि कैसे काम करेगा ये। एग्जांपल ये है कि हमारे पास जैसे डाई का एग्जांपल ले लेते हैं, एक डाई है, इसको हमने थ्रो किया, और थ्रो किया तो 1 से लेकर 6 तक नंबर आ सकते हैं, ये तो हम जानते हैं। हम ए इवेंट को मान लेते हैं कि ए इवेंट हमारा है गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर शॉर्ट में लिखता हूं ताकि समय बचे। ए हमारी इवन नंबर, और बी हम इवेंट मान रहे हैं गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 का मल्टीपल, तो हम लिख देते हैं मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका क्या बनेगा, जैसे अगर मैं इसका सैंपल स्पेस बनाऊं तो क्या बनता है इसका सैंपल स्पेस, इसका डाई का सैंपल स्पेस बनता है इसका 1 2 3 4 5 6। तो इसमें से उठा लीजिए इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, तो ए क्या बन जाएगा, इवन नंबर होगा 2 4 और ये 6, ठीक है जी, ये ए हो गया। बी कौन सा बनेगा आपका,
बी है मल्टीपल ऑफ 3, तो इसमें 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो 3, 6 ये मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। अब आप कहेंगे ए यूनियन बी में क्या होना चाहिए, तो ए यूनियन बी में ये होगा कि इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, तो कौन कौन सा हो गया, इसको ए यूनियन बी में बस कंबाइन कर लीजिए, इसको ए भी होगा इसमें कंटेंट, आपको जब ये फाइनल में दिखाऊंगा उसमें ए के भी कंटेंट होंगे, बी के भी कंटेंट होंगे, तो ए ट्रू है, बी ट्रू है, या दोनों ट्रू है, या ए ऑकर हुआ, बी ऑकर हुआ, या ए और बी दोनों एक साथ ऑकर हो गए, उसे हम कहते हैं ए यूनियन बी। तो यहां पर कंबाइन कर लीजिए, यहां पर 2 है, 2 यहां 2 नहीं दिख रहा तो 2 तो रख दीजिए आप, 4 4 यहां भी दिख रहा, 4 को रखना ही पड़ेगा, 6 6 दिख रहा है तो इसको एक बार रखेंगे बस, और यहाँ 3 है, इसको भी रखना पड़ेगा आपको, तो इसको मैं सही तरीके से रख देता हूँ, 2 3 4 6, ये जो 2 3 4 6 आएगा। अब आप देखिए मैं ए लेके आता हूँ, ए में क्या है 2 4 6, तो 2 4 6 है इसमें, बी लेके आता हूँ, बी में क्या है 3 6, वो भी आपको दिख रहा है 3 और 6, इसका मतलब ए यूनियन बी मतलब दोनों को कंबाइन कर लेंगे। ऐसे ही आप इसको ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब 3 आप ले लीजिए अलग अलग इवेंट, और इन तीनों का इस तरीके से निकाल के कंबाइन कर दीजिए, तो ये आपका यूनियन होता है। इसी तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा तरीका होता है, दूसरा अगर हम कंबाइन करते हैं तो उसे हम इवेंट को कहते हैं ए एंड बी, ए एंड बी। ये कब होगा, यदि कोई भी एलिमेंट्री इवेंट होगा जो दोनों को फेवरेबल होना चाहिए, इसको भी और इसको भी एक साथ। क्या था, जब दोनों ही ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, अदरवाइज हमेशा ये फॉल्स होगा। कहने का मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं जरा फिर से उसी डाई के एग्जांपल पे ले जाता हूं आपको, आपको समझ में आ जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी की बात क्या कर रहा हूं। आपको ए लेना है, बी लेना है, दोनों में से कॉमन वैल्यू ले लेना है। कहने का मतलब ए आपके पास है जैसे गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या हुआ, ये तो खैर सैंपल स्पेस आपको पता ही अभी हमने लिखा था 1 2 3 4 5 6, इवन नंबर क्या हो गया 2 4 6। बी हम ले लेते हैं गेटिंग 8 एज द सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस, मतलब जब हम 2 डाई फेंके या फिर एक के बाद एक फेंके तो सम जो है वो 8 आना चाहिए, सम ऑफ द नंबर्स और 2 डाइस इज 8। तो इसका क्या हो सकता है, क्या ऑप्शन आएगा देखिए। अब आप देखिए इसमें 2 4 6 तो इवन नंबर है। अब आपको ये जो सेट है ये कुछ इस तरीके से लेना है, और इसका इंटरसेक्शन हमारे पास ऐसा है, गेटिंग 8 एज द सम ऑफ द नंबर ऑन 2 डाइस। 8 कैसे आ सकता है, अब करके देखते हैं, 5 और 3, तो 3 और 5 और 5 और 3 ये हो गया एक सेट, 6 और 1 नहीं आएगा, 5 और 3 हो गया, 2 और 6 2 और 6 2 और 6 और 6 और 2 ये आ गया आपका। तो इसको हमको दोनों को लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिए सारा लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा, फिर से बना देता हूं इसको, 3 5 लिखेंगे और 5 3 लिखेंगे क्योंकि दोनों का सम 8 आ रहा है। इसी तरीके से 2 6 हो गया और 6 2 हो गया। और कोई तरीका आपका 8 लाने का, 6 में 2 ऐड कर दिया, 5 में 3 ऐड कर दिया, और हमारे पास पॉसिबिलिटी 4 4 2 बार आ जाए, ये भी हो सकता है ना, तो 4 4 2 बार आ जाए, ये भी हो सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है। अब आप देखिए कि जब ये होगा तो इनमें से ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो इसमें लाई कर रहे हैं। 3 5 है इसमें, नहीं, इसको हटा दीजिए। 5 3 इसमें है, नहीं है। 2 6 बिल्कुल दिख रहे हैं तो 2 6 लिख दीजिए, तो 2 6 होगा तो 6 2 भी होगा, 2 और 6 6 2 दिख रहा है यहाँ पे, 4 4 4 भी दिख रहा है यहाँ पर, तो 4 4। तो ये जो सेट आया ना आपका, ये है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों के कॉमन चीज लेनी है आपको। इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको बी सेट को थोड़ा डिफिकल्ट बनाया ताकि आपको समझ में आ सके इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा। अब अगली जो आप बात करने वाले हैं वो है आपकी निगेशन ऑफ एन इवेंट, मतलब कोई भी इवेंट हो रहा है उसका नेगेटिव क्या होगा या उसका जो दूसरा रूप है वो क्या होगा। इसको हम नेगेटिव को लिखते हैं कैसे, हर एक कोई भी इवेंट उठा लीजिए आप, हर एक इवेंट के साथ एक नेगेटिव इवेंट होता है। कोई भी आप रैंडम एक्सपेरिमेंट उठा लीजिए तो हर ए के साथ एक नॉट ए एसोसिएटेड होता है। ये कैसे डिफाइन करते हैं नॉट ए का मतलब, जब ए ना हो तब नॉट ए होगा। जैसे फिर से डाई का एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने कहा है कि इवेंट हमारे पास ए है, ऑड नंबर्स, डाई में डाई जब फेंकेंगे तो क्या सैंपल स्पेस आता है, अभी हम देख चुके हैं 2 बार। डाई मतलब लूडो में जो पासा फेंकता है ना, उसी तरीके का होता है वो। तो अब आप देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6, अब हम कह रहे हैं कि ऑड नंबर आना चाहिए, ये ए है तो क्या होगा ये 1 3 5। ठीक, अब आपको क्या करना है, जब नॉट ए निकालना है, नॉट ए निकालना है तो एस से ए को माइनस कर दीजिए, यानी एस से ए को हटा दीजिए, तो 1 1 हटा दीजिए, इससे 2 2 नहीं है तो 2 यहां आ जाएगा। 1 3 5 कैसे करेंगे, मतलब 1 3 और 5 इन तीनों को हटा दीजिए, बस ये कहने का मतलब है 1 3 5 1 3 5 काट दीजिए, जो बचता है यहां पर लिख दीजिए 2 4 6। तो जब ऑड नंबर आएगा तो
इवन नंबर नहीं आ सकता, और जब इवन नंबर आएगा तो ऑड नंबर नहीं आ सकता। यानी कि जब ऑड की बात करेंगे उसका निगेशन हो जाएगा इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब ये है कि इवन जब नंबर आएगा तो ऑड नहीं आ सकता। तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी कहते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट्री नॉट ए है, नॉट ए का कॉम्प्लीमेंट्री ए है, इसको निगेशन कहते हैं। कई बार अब हमारे पास एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं ए इंप्लाइज बी। ए इंप्लाइज बी हम कैसे लिखा करते थे इसको? ए इंप्लाइज बी। अगर ए हो रहा है तो बी अपने आप हो जाएगा, ए हो रहा है तो अपने आप बी हो जाएगा। अब इसका भी एग्जांपल समझा देता हूं आपको। ये डाई है, इसमें हमने कहा कि हमारा एक इवेंट है, मान लीजिए ए इवेंट ले लेते हैं, पहले बी लेते हैं। बी इवेंट है हमारा, सारे इवन नंबर आए। बी इवेंट है इवन नंबर, जब भी हम डाई फेंकें तो हमारा इवन नंबर आए, तो 2 4 6। और ए हम ऐसी आर्बिट्ररी इवेंट मान लेते हैं 2 और 4। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब भी बी होगा ए होगा। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि ए बी इंप्लाइज ए, जब भी बी होगा इसका मतलब अपने आप 2 4 तो होगा। जब या एक और सेट ले लीजिए सी, इसमें ले लीजिए 4 6। जब भी 2 4 6 हो रहा है तो इसमें 4 6 तो इंक्लूड हो ही रहा है। जब भी बी हो रहा है तो इसमें 2 और 4 तो इंक्लूड हो ही रहा है। कहने का मतलब ये है कि ए सबसेट है बी का और सी भी सबसेट है बी का। ये दोनों सबसेट है ना, क्योंकि ये देखिए ये 4 6 इसमें भी है, 2 4 इसमें भी है। इसका मतलब ये है कि अगर ए इंप्लाइज बी है तो ए को बी का सबसेट होना पड़ेगा। यानी अगर मैं कहूं कि ये ए इंप्लाइज बी लिखा जाए तो ए को बी का सबसेट होना पड़ेगा। सी इंप्लाइज बी, इसका मतलब सी को बी का सबसेट होना पड़ेगा। यानी एक बड़ा सेट अगर आ गया तो उसके अंदर के एलिमेंट जब आएंगे तो अपने आप हो जाएंगे, अपने आप होना ही पड़ेगा उनको। जैसे ऑड नंबर है, तो अगर ये कह दूं कि ये 1 3 5 है तो मैं एक सेट बना दूं 3 और 5, तो 3 5 अगर हो रहा है, 1 3 5 हो रहा है तो 3 5 तो होगा ही होगा। ये है इसका। यहां पर एक चीज जरा समझा देता हूं आपको। देखिएगा ये अलग अलग इवेंट है। नॉट ए को हम लिखते हैं ए बार, जब भी हम नॉट ए लिखना चाहेंगे ए के ऊपर बार लगाएंगे। ए और बी के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? ए यूनियन बी। ए एंड बी के लिए क्या लिखते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। ये उल्टा कर देते हैं, ये यू है ना, ये उल्टा हो जाता है। ऐसी ए बट नॉट बी का क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी का के ऊपर नॉट लगा देंगे। नीदर ए नॉर बी, ये तो क्लियर है, ए के ऊपर बार। जो नॉर, जहां पर जिसके सामने नॉट या नीदर या नॉर लग रहा है उसके ऊपर आप बार लगा दीजिए। तो नीदर ए के ऊपर बार लगाइए, नॉर बी के ऊपर बार लगाइए, इंटरसेक्शन। मोस्टली देखिए इसमें इंटरसेक्शन आ रहे हैं, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी। तो अगर कम से कम ए बी सी में कोई भी एक होगा तो एटलीस्ट जहां बात आती है, यहां आप यूनियन इवेंट करेंगे कि या तो ए या तो बी या तो सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। तो इसमें क्या करेंगे? या तो ए और बी नॉट का इंटरसेक्शन होगा, या ए नॉट इंटरसेक्शन बी होगा, इन दोनों का यूनियन होगा। कम से कम इनमें से एक तो आएगा ही आएगा। ऑल थ्री ऑफ ए बी सी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तो हम सेट थ्योरी से भी समझ सकते हैं। अगर सेट थ्योरी हम तो स्टार्टिंग में देख चुके हैं। इसी तरीके से एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी एंड सी, तो जिस तरीके से यहां पर देखा था आपने एग्जैक्टली 1, तो इसमें एक और जोड़ दीजिए। यानी कि एग्जैक्टली यहां पर एग्जैक्टली 1 ऑफ ए बी था या एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी सी है। जैसे हमने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किया था, यहां पर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, और यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सी, और फिर इसमें यूनियन लगा दीजिए। ओके, तो इसको जरा मैं कर देता हूं, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा, और इस कॉन्सेप्ट को जब तक हम नहीं समझेंगे तो हमारा काम आगे बढ़ेगा नहीं। चलिए, सवाल आप पहले समझ लीजिए। सवाल ये है, ये यही क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाला देखिएगा। ए बी सी आर 3 आर्बिट्री इवेंट्स, मतलब 3 इवेंट्स हो रहे हैं। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एलिमेंट्स नोटेड बिलो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए बी एंड सी। अब आप इसको समझिए, ए है, बी है 3 और सी, 3 आर्बिट्ररी इवेंट्स हैं। आपको एक्सप्रेशन निकालना है ओनली ए ऑकर्स। ए कब होगा? जब बी और सी नहीं होगा। तो पहला बता रहा हूं ओनली ए ऑकर्स, मतलब बी और सी तो पहले नहीं होने चाहिए। ए ऑकर्स, तो इसका आपको लगाना पड़ेगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है? तभी ट्रू होगा जब तीनों ट्रू होंगे। दूसरे का ये, दूसरा कह रहे हैं बोथ ए एंड बी बट नॉट सी। तो पहले तो ए और बी होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए। तो सी के ऊपर बार लगा दीजिए। और जैसे मैंने बताया ये हमेशा इंटरसेक्शन पे चलता है। जब भी हम केवल ये हो या केवल वो हो, उसमें हम केवल में जब आते हैं ना तो हमको इंटरसेक्शन लगाना पड़ता है। इधर कोई भी हो जाए वहां यूनियन लगता है। तीसरे पे जाते हैं, तीसरे पे कहा जा रहा है ऑल द 3 इवेंट्स ऑकर, तीनों हो रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ए बी सी तीनों होने चाहिए, तो इंटरसेक्शन लगा दीजिए इनके बीच में। मतलब एट ऑल द 3 इवेंट ऑकर, तो तीनों इवेंट ऑकर होना चाहिए, मतलब ए बी तीनों साथ होने चाहिए। ये तभी हो सकता है
जो ए भी हो, बी भी हो, सी भी हो, वो इंटरसेक्शन से होता है। अब चौथे पे आ जाते हैं। चौथा क्या कहता है? एटलीस्ट वन ऑकर्स, कम से कम एक हो जाए, कम से कम एक हो जाए, तो उसमें हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि ए है, बी है, सी है, तीनों में से कोई भी हो जाए। तो ये थोड़ा सा इजी वे आउट है, मतलब हमको कंडीशन जब स्ट्रिक्ट हो जाती है तो इंटरसेक्शन लगाते हैं, कंडीशन बहुत आसान से हो जाती है तो यूनियन लगाते हैं। यहाँ पे यूनियन लगा दीजिए, ए हो जाए, बी हो जाए, सी हो जाए। यहाँ पर क्या है? तीनों एक साथ होने चाहिए, इसलिए हमको इंटरसेक्शन लगाना पड़ रहा है। पांचवें पे आ जाते हैं, एटलीस्ट टू ऑकर, तो कम से कम दो हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, जब ये हमने देखा था, सबसे पहले तो ये है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दो होने चाहिए। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी दोनों होने चाहिए, तभी काम बनेगा। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी हो जाए, ए बी सी में तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, ए बी बी सी ए सी, ऐसे हो सकता है ना। तो ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी। अच्छा, इसमें एक और चीज आ गई, इन्होंने कहा कि एटलीस्ट टू ऑकर, कम से कम तीन ऑकर होने चाहिए। तो तीनों भी तो ऑकर होने चाहिए, हो सकते हैं एक साथ, तीनों भी तो हो सकते हैं एक साथ। तीनों का हमने क्या कहा था? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमने अलग अलग कंडीशन बना दी। अब मैंने एक कहा था कि इनमें से ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो सबको आप यूनियन से जोड़ दीजिए। ये हो गया। छठवें में आइए, छठवा है वन एंड नो मोर ऑकर्स। वन एंड नो मोर ऑकर्स, ठीक। तो एक या एक हो बस, बाकी दो नहीं होंगे। तो ए बी सी कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं? ए बी सी और ए बी सी। तो ए और बी नहीं हो, सी हो, तो ए बी सी इसका इंटरसेक्शन ले लीजिए पहले, फिर ये दोनों के ऊपर बार दे दिया, अब बाकी दो के ऊपर दे दीजिए। बी सी हो गए, तो ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी कर दीजिए। ठीक है, ये कंडीशन क्लियर हो गई कि भाई या तो सी होगा इसमें, या इसमें ए होगा, या बी होगा, केवल ए बी सी और वन एंड नो मोर ऑकर्स। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा यूनियन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेवेंथ पे। सेवेंथ क्या कहता है आपका? सेवेंथ कहता है टू और नो मोर ऑकर्स, टू और नो मोर ऑकर्स। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अभी जैसे वन एंड नो मोर किया था तो टू मोर कर देंगे। इसमें जैसे हमने दो पे लगाया था, अब एक पे लगा देंगे। तो ए बी सी ऐसे लिखना है आपको, ए बी सी, ए बी सी। इसमें कहा गया है टू और नो, तो टू दो आपके होने चाहिए। तो ए और बी होगा तो सी नहीं होगा, बी और सी अगर होगा तो ए नहीं होगा, ए और अगर ए और सी होगा तो बी नहीं होगा। इन सबको आप इंटरसेक्शन पे डालिए और इन सबका यूनियन ले लीजिए। ठीक, अब आठवें पे आ जाते हैं। आठवां कहता है नन ऑकर्स, कोई हो ही नहीं। अब नन ऑकर्स का मतलब क्या होता है? एक भी नहीं होगा। तो इसमें तो सीधा है, ए बी सी लीजिए, इंटरसेक्शन लीजिए, तीनों नहीं ऑकर हो रहे, खत्म। यही नाइन देख लेते हैं, नॉट मोर देन टू ऑकर। अच्छा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, क्यों? नॉट मोर देन टू ऑकर, दोनों दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन टू ऑकर, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, वो हमारा एक पहले दो का नहीं होने का कॉन्सेप्ट तो हमारे पास पता ही है। हम क्या करेंगे? दो का ये था नहीं होने वाला, ए इंटरसेक्शन ये वाला दो का नहीं होने वाला, लेकिन ये कहता है नॉट मोर देन टू ऑकर्स, तो एक वाला भी तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ये वाला नॉट मोर देन टू ऑकर्स, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। तो दो वाला ये हो गया, एक वाला ये हो गया, तो एक और दो से ज्यादा नहीं हो सकते, ये तो कहा गया। तो आपको इन सब का यूनियन लेना पड़ेगा, मतलब पहले ये लिख लीजिए, फिर ये लिख लीजिए, और इन सब का यूनियन। यानी कि मैं अगर इसको x कह दूं, y कह दूं, z कह दूं, इसको p q r कह दूं, तो ये ऐसे बनेगा x, ये पूरा x लेंगे आप, ठीक है, ये पूरा x है, ये पूरा y है, तो x यूनियन y यूनियन z, और फिर इसके साथ और यूनियन कर देंगे, z यूनियन p यूनियन q यूनियन r। समझ गए ना? नॉट मोर देन टू ऑकर, मतलब एक ना हो और दो ना हो, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तब आपका आएगा कि नॉट मोर देन टू ऑकर्स। इवेंट्स की चर्चा की हमने, इवेंट्स क्या होते हैं, फिर हमने अलजेब्रा भी देखा इवेंट्स का, कुछ क्वेश्चन भी लिए। टाइप ऑफ इवेंट्स, किस किस तरीके के इवेंट हो सकते हैं? क्योंकि आप हर शब्द से आप वाबस्ता हो गए हैं, आप जान गए हैं, तो मैं सीधा शुरू करता हूं कि मान लीजिए आपके पास कोई n एलिमेंट्री इवेंट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल बता देता हूं, अगर एक कॉइन है तो उसमें हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो ये इसके एलिमेंट्री इवेंट होते हैं, ये दोनों एलिमेंट्री इवेंट हो गए। तो जैसे ये दो है तो ऐसे कई सारे हो सकते हैं। तो कोई इवेंट है जिसके n एलिमेंट्री इवेंट है, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को ले लीजिए, आप डाई ले लीजिए, चाहे आप इसमें टॉसिंग कॉइन ले लीजिए, या कार्ड्स का एग्जांपल ले लीजिए। अब इसके साथ जो सैंपल स्पेस होगा वो भी हम देख चुके हैं, n अगर आपके पास एलिमेंट्री इवेंट्स है तो कितने
इसके सैंपल स्पेस जो n एलिमेंट्स के बनेंगे वो क्या होते हैं, इसमें n एलिमेंट्स होंगे क्योंकि n एलिमेंट्री इवेंट्स है, और n मतलब ये है कि अगर इसका आप देखें तो 1 2 ऐसे का डाई छोड़े या डाई फेंके कितने बनते हैं, 1 से लेकर 2 3 4 5 6, तो आपके 6 एलिमेंट्री इवेंट्स हो गए थे, n एलिमेंट्री इवेंट्स मान लीजिए। तो इसके सबसेट्स कितने होंगे ये भी हम देख चुके हैं, 2 की पावर n सबसेट्स होते हैं इसमें। अब हम क्या करते हैं कि जो 2 की पावर n है इवेंट्स, ये क्या सब एक तरीके के होते हैं, ये जिस भी नेचर के होंगे, जैसे मैंने यहां से यहां निकाला 2 और 4, यहां से निकाला 4 5 6, यहां से निकाला 1 और 6, तो ये अलग अलग इवेंट्स है ना। ये जो इवेंट्स हैं ये क्या एक तरीके के हैं या इनको कैसे अलग अलग श्रेणी में रखा जा सकता है, तो उसी की हम चर्चा कर रहे हैं कि किस किस तरीके के इवेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सर्टेन की। सर्टेन इसे हम कहते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, अब ये नाम ही आपको क्लियर कर रहा है कि एक ऐसा इवेंट किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो होने ही होने वाला है, यानी कि ये इवेंट होगा ही होगा जब भी एक्सपेरिमेंट आप करेंगे। ओके, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, गेटिंग एन इवन नंबर और एन ऑड नंबर। अगर मैंने एक डाई को फेंका, उछाला, तो एक इवेंट में बता रहा हूं गेटिंग एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर। अब देखिए मेरे पास सैंपल स्पेस क्या है, इवेंट को ध्यान से देखिएगा, या तो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अब देखिए इसमें अगर आप देखें 1 3 5 ऑड नंबर है, 2 4 6, तो अगर आप डाई को फेंकेंगे, अगर 2 आता है तो भी यहां पर इवन नंबर हो गया, 4 आता है तो इवन, 6 आता है तो इवन, 1 3 5 में ऑड हो गया, तो ये दोनों ही चीजें आ रही है। तो एक ऐसा इवेंट है जो कह रहा है कि भाई या तो इवन है या ऑड है, तो हमेशा ही हमेशा होगा। कोई भी आप पासा फेंके 1 से 6 में आएगा, उनमें से कोई इवन होगा कोई ऑड होगा। अब इस श्योर को अगर मैं कहूं कि इम्पॉसिबल इवेंट, तो आपको लग रहा है कि थोड़ा इससे उल्टा हो जाएगा, है ना। इम्पॉसिबल इवेंट है मतलब आप कुछ भी कर लीजिए वो आएगा ही नहीं। अब इसी डाई का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इम्पॉसिबल इवेंट में बना रहा हूं कि द प्रोबेबिलिटी, आइए कहें कि इवेंट का नाम दे देते हैं द नंबर टर्न्स अप इन डिविजिबल बाय 6। मतलब एक नंबर ऐसा है, या डिविजिबल छोड़िए इजी ले लेते हैं, नंबर आए 7, एक डाई में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, है ना। अब आप 1 से लेकर 6 नंबर में कभी आप सोच सकते हैं कि आपको 7 आएगा, आ ही नहीं सकता, कभी इसमें 7 होता ही नहीं है। तो जब होता ही नहीं है तो कहां से आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इवेंट, अगर आप इसको इवेंट को ए कहते हैं, ये कभी भी नहीं होगा, इसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, राइट। तो हम इस ए को कैसे लिखेंगे, ए को हम कहेंगे ये नल सेट है। क्या सेट है ये, नल सेट है। तो नल सेट को या एम्प्टी सेट को आप किसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5, ये सिंबल है इसका 5 से करते हैं। तो इवेंट जो 5 से रिप्रेजेंट होगा उसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो श्योर और इम्पॉसिबल इवेंट तो आप समझ गए। अब हम आते हैं कंपाउंड इवेंट पे। तो कंपाउंड इवेंट क्या होता है, जब आप एक से ज्यादा इवेंट लेंगे, राइट, 2 या 2 से अधिक आप इवेंट लेंगे, तो द इवेंट एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कंपाउंड इवेंट इफ इट इज द डिसजॉइंट यूनियन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्री इवेंट। अब इस पूरी इसमें जो मैंने डेफिनेशन दी, इसमें समझना जरूरी है कि ये इसमें एक लाइन कही गई है, इज द डिसजॉइंट इफ इट इज द डिसजॉइंट यूनियन। अब देखिए डिसजॉइंट ये समझना पड़ेगा, डिसजॉइंट यूनियन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्री इवेंट्स, यानी कोई भी इवेंट है जिसका एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है, उसको हम कह रहे हैं कि वो कंपाउंड इवेंट है। अगर एलिमेंट्री इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट, इसके अलावा किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट होंगे वो कंपाउंड इवेंट होंगे, क्योंकि वो कैसे होंगे, वो या 2 या उससे अधिक इवेंट को कंबाइन करके बने होंगे। फिर से इसको समझिए, एग्जांपल हम डाई का ले रहे हैं, एग्जांपल डाई का ले रहे हैं। देखिए एक डाई को हमने थ्रो किया, मैंने आपको क्या बताया था कितने पॉसिबल इसके सबसेट्स हैं, इसमें कितने n ये इसका सैंपल स्पेस के एलिमेंट हो गए n, और कुल मिला के इसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे, ये 6 है, एलिमेंट 6 है, 2 की घात 6 यानी कितना हो गया ये 64, ठीक। तो मैंने कहा कि इससे एलिमेंट्री इवेंट हटा दीजिए और इम्पॉसिबल इवेंट हटा दीजिए। तो एक इम्पॉसिबल इवेंट मतलब ऐसे ही एक इवेंट हो सकता है जो इम्पॉसिबल हो, जो इसके भारी होगा ना, जैसे मैंने 7 कह दिया, इसको मैं 8 भी कह सकता था, या मैं ऐसे नंबर करूं जो इस सेट में आता ही नहीं है, कि भाई एक ऐसा नंबर हो जो 100 से बड़ा हो, ऐसे इवेंट।
तो कोई ना कोई एक ऐसे इवेंट हम मान के चलते हैं जो इम्पॉसिबल की श्रेणी में आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हम 1 और 0 की बात कर रहे हैं। तो 1 और 0 हम कह रहे हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी होगी नहीं, कोई ऐसा नंबर आएगा ही नहीं जो इस इवेंट में होगा, तो उसको 1 ले लेते हैं। और यहां पर कितने एलिमेंट है? 6, तो 6 जोड़ दीजिए, जोड़ दिया। इसको 64 टोटल नंबर ऑफ सबसेट से घटा दीजिए, तो ये 64 माइनस जो आपका 7 आया है वो है 57। इसको हम कहेंगे कंपाउंड इवेंट। मैं कंपाउंड इवेंट को एक बार और समझाऊंगा आपको, फिर से समझिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। इसमें थोड़ा सा इसी में लॉजिक, बाकी ये तो समझ गए होंगे सर्टेन और इम्पॉसिबल। कंपाउंड इवेंट वो होते हैं जिसमें जितने भी इवेंट पॉसिबल है आपके, है ना, उसमें क्या करेंगे, जितने भी इवेंट पॉसिबल है, जितने भी, क्योंकि 2 की पावर n पॉसिबल है ना, तो इसमें क्या करेंगे आप, एक तो वो हटा देंगे जितने एलिमेंट्स है। तो एक सबसेट, एक सैंपल स्पेस में कितने हैं, ये तो n आप देख रहे हैं, n एलिमेंट्स है तो n ये हो गए, तो आप इससे n हटा दीजिए और वो भी हटा दीजिए, ऐसे लिखता हूं, n हटा दीजिए और वो भी हटा दीजिए कि जो इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट तो एक ही हो सकता है, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसको हम एक ही श्रेणी में गिनेंगे। वो सारे के सारे हम एक ही श्रेणी में इसलिए गिनेंगे क्योंकि इस सेट के बाहर वो एक ही इम्पॉसिबल इवेंट होगा, जो भी आप इम्पॉसिबल कह दीजिए, तो उसको हटा दीजिए आप। तो उसको कैसे लिख सकते हैं? ये जो होता है कंपाउंड इवेंट होता है। क्लियर हो गया? ओके, कंपाउंड इवेंट की बात ये हो गई। जब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके बाद हम आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या हो गया? यानी जब एक होगा तो दूसरा नहीं हो सकता। 2 या 2 से अधिक इवेंट किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में, इनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहेंगे, स्पेलिंग इसकी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहेंगे, या इसको एक और शब्द कहते हैं, इसको एक और फ्रेज कहते हैं, इनकॉम्पिटेबल इवेंट्स। इनकॉम्पिटेबल इवेंट्स, यदि एक अगर हो रहा है तो दूसरे को नहीं होने देगा, यानी आपके एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा पॉसिबल नहीं है। चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा एग्जांपल वही चल रहा है डाई फेंकने का। डाई में 1 से लेकर 8 तक डॉट बने होते हैं, जो लूडो वगैरह में खेलते हैं आप। अब आप देखें, मैं इसमें आपको कुछ इवेंट बना रहा हूं। सैंपल स्पेस तो आप जानते हैं, ये तो हम कई बार कर चुके हैं, ये हो गए। अब आप देखें, एक सेट में बना रहा हूं ए, जो है इवन नंबर आने का। क्या सेट होगा ए क्या सेट हो गया? इवन कौन सा है? 2 4 6। एक इवेंट हम ले रहे हैं बी, जो है ऑड नंबर का, तो क्या हो जाएगा ये ऑड नंबर में? 1 3 5। एक हम सी ले लेते हैं, ये इसको रैंडम या कहेंगे, चलिए मल्टीपल ऑफ 3 कर देते हैं, मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से इसमें? 3 और 6। ये तो हमारे 3 इवेंट हो गए एबीसी। अब आप देखें, 2 इवेंट अगर इवन आ गया, अगर इवन इसको फेंका आपने तो 2 आया, तो 3 तो नहीं आ सकता। 4 आया तो 1 तो नहीं आ सकता। यानी अगर मैं ए और बी को देखूं तो इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। देखना कैसे हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? ए का बी से इंटरसेक्शन करके देखिए, ये अगर आपका नल आ जाता है, इसके बीच में कुछ कॉमन है? नहीं है। तो ये अगर नल आ गया, इसका सीधा मतलब है कि ये दोनों इवेंट ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्लियर हो गया? अब मैं आपको एक और दिखाता हूं। ए इंटरसेक्शन सी करके देखिए, ए और सी। अगर आपका एक इवेंट है जिसमें हमने पासा फेंका तो 6 आया, तो ये भी तो सी में भी तो 6 आ रहा है, मतलब ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5। ए और सी को अगर इंटरसेक्ट करें, अगर ये इवेंट हुआ तो ये इवेंट नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। 6 आया तो मल्टीपल ऑफ 6 भी हो गया, तो ए हुआ तो सी भी हो रहा है, मतलब ए ने सी को रोका नहीं, सी ने ए को रोका नहीं, 6 से दोनों में हो रहा है। तो ए इंटरसेक्शन सी हमने किया, तो अगर ये 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होगा? जैसे अगर कार्ड्स की बात करें, 52 कार्ड्स होते हैं, तो अगर हम एक इवेंट मान ले ए गेटिंग अ रेड कार्ड और बी इवेंट माने गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, ठीक, तो रेड कार्ड आएगा तो ब्लैक नहीं आ सकता, ब्लैक आएगा तो रेड नहीं आ सकता। ये इसके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। अब मैं बात कर रहा हूं एग्जॉस्टिव इवेंट की। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है? एग्जॉस्टिव से मतलब समझ ही गए होंगे आप क्या मतलब है, कि एक आदमी जब दौड़ता है मैराथन, तो जब वो यहाँ फाइनल लाइन पे पहुंचता है तो वो गिर जाता है, धराशायी हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है। तो एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब यही है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं या फिर यहां से बता देता हूं। देखिए, एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब ये है, 2 या 2 से अधिक इवेंट एक रैंडम एसोसिएशन में, हम इसका एग्जॉस्टिव ये कहेंगे कि जब हम उन इवेंट का यूनियन लेंगे, उनका यूनियन लेंगे,
तो वो आना चाहिए सैंपल स्पेस। कहने का मतलब A1 A2 ऐसे करके AN इवेंट है हमारे पास, एक सैंपल स्पेस हमारे पास है। तो इसका अगर मैं यूनियन कर दूं सबका, तो ये आना चाहिए सैंपल स्पेस। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ, कैसे इसको समझा जाए। जितने भी एलिमेंट्री इवेंट है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ, वो सब कंबाइन होके आपका एग्जॉस्टिव इवेंट बनाते हैं, क्योंकि सबको कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, सैंपल स्पेस आ जाएगा। अब थोड़ा सा कि अलग से समझा जाए इसको एग्जांपल लेके। देखिए मैं ले रहा हूं, आपको डाई का तो खैर पता ही है, डाई हम कर चुके हैं, 1 से लेकर 6 तक नंबर आ रहे हैं, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। अब आप देखेंगे कि मैं इसमें A1 बनाता हूं कि भाई गेटिंग एन ऑड इवन नंबर हो गया, तो क्या हो गया 2 4 6। एक A2 बना रहा हूं जो है ऑड नंबर, ये क्या बनेगा 1 3 5। एक A3 बना रहा हूं, ये बनेगा आपका मल्टीपल ऑफ 3, तो ये क्या बन जाएगा आपका 3 6। एक और इवन ले रहा हूं मैं थोड़ा समझाने के लिए, नंबर ग्रेटर देन 3, आपका नंबर 3 से ऊपर आए तो क्या क्या हो सकता है, 3 से ऊपर क्या है 4 5 6, 4 5 6। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे समझेंगे, आप देखिए A1 और A2 को मैं मिला रहा हूं, A1 और A2 का यूनियन कर रहा हूं, क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6। इसको करते ही मैंने देखा कि यार ये तो सैंपल स्पेस ही आ गया। तो अगर ये सैंपल स्पेस आ जाए तो इसका मतलब A1 यूनियन A2, ये A1 यूनियन A2, यानी A1 और A2 आपके एग्जॉस्टिव बनाते हैं, ये आपके एग्जॉस्टिव सिस्टम है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, राइट। अब आप बोलेंगे फिर ऐसा कौन सा होगा जो एग्जॉस्टिव नहीं होगा। चलिए A1 को लीजिए और A3 को लीजिए, A1 A3 को लीजिए, इसमें क्या क्या है 2 4 6, तो पहले 2 4 6 लिख देते हैं, इसका यूनियन कर रहा हूं मैं 2 4 6, बीच में जोड़ देंगे अगर कोई आएगा तो। A3 ले रहा हूं 3 6, तो 3 इसके बाद आ जाएगा 6 यहाँ, तो इसमें देखिए 1 नहीं है, 2 3 4 5 नहीं है, तो A1 यूनियन A3 हमको ये सैंपल स्पेस नहीं दे रहा है। इसका मतलब A1 और A3 आपके एग्जॉस्टिव सेट नहीं है। समझ में आ गया इससे क्या कहना चाहा मैंने। अब इसमें एक और चीज बात आती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और साथ में एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट भी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। एग्जॉस्टिव मतलब होगा कि वो इवेंट्स को कंबाइन कर ले तो आपको पूरा सैंपल स्पेस मिल जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, चलिए यहीं पे समझते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर समझ में आता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि अगर आपका एस सैंपल स्पेस है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है आपके, और ए आपका ऐसा इवेंट्स है जिसमें A1 A2 AN ये आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट बना रहे हैं और साथ में एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट्स भी है, यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और साथ में ये एग्जॉस्टिव सिस्टम भी बना रहे हैं। तो ये कब होगा, ये तब होगा जब A1 से लेकर A2 ऐसे यूनियन AN करें और आपका सैंपल स्पेस आ जाए, तभी हो सकता है। सैंपल स्पेस आ गया तभी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। और एग्जॉस्टिव क्या होगा, जब हम A1 या कोई भी AI या कोई भी AI AJ ले ले इसमें, उसका जब इंटरसेक्शन करें तो ये 5 किसी का कोई भी कॉमन ना हो, A1 A2 का करें, A3 A4 का करें, किसी का भी दो का जब इंटरसेक्शन करें तो ये नल सेट आना चाहिए। नल सेट का मतलब क्या है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और A1 से लेकर AN सैंपल स्पेस आ जाए मतलब ये एग्जॉस्टिव है, और ये डेफिनेशन हो गई इसकी। समझ में आया आपको। इसका एक काम करते हैं हम, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर आप देखें कि जो अभी हमने पहले भी देखा था, बहुत सिंपल एग्जांपल इसका है। ए हम ले लेते हैं एक डायमंड, ए हम ले लेते हैं कि भाई हमको इवन नंबर चाहिए, बी ले लेते हैं हम ऑड नंबर चाहिए। क्लियरली इवन नंबर क्या है 2 4 6, ऑड नंबर क्या है 1 3 5। तो क्लियरली अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करूं, ए का इंटरसेक्शन बी से करूं, तो क्या हमारे पास आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 आ रहा है, तो ये सही हो गया। अब इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूं, ए यूनियन बी को, क्या आएगा 1 3 5, तो 1 2 यहां से, 3 यहां से, 4 यहां से, 5 यहां से, 6 यहां से, तो ये पूरा सैंपल स्पेस भी आ गया। तो ये जो हमारे दोनों सेट हुए, या ये कहें कि दो इवेंट हुए, ये आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव सिस्टम भी है। क्लियर है, ओके। इससे पहले कि हम एग्जांपल्स पे जाएं, थ्योरी के तहत अगर आप एक और चीज देखें
तो यहां दिया है फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स। फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या है? बार बार हम बात यही करते हैं कि हम सैंपल स्पेस ले रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। एक ऐसा इवेंट ए है जो किसी एक्सपेरिमेंट के साथ है जुड़ा हुआ, तो एलिमेंट्री इवेंट जो इस ए के होंगे उसको हम कहेंगे कि फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स है इस इवेंट ए के। समझ में आया? फिर से बताता हूं, अगर एस आपका सैंपल स्पेस है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, तो ए इवेंट हम मान रहे हैं कि ये एक इवेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो जो एलिमेंट्री इवेंट है जो इसके अंदर होंगे उसको हम कहेंगे फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स है। यानी एलिमेंट्री इवेंट ई ये फेवरेबल है ए के लिए यदि कि इस ई का होना या इस इवेंट का एग्जिस्ट होना ये इंश्योर करता है कि इवेंट ए हो ही रहा है। अब इसको एग्जांपल से समझ जाएंगे आप कैसे। देखिए फिर से हम एक डाई के बारे में बात करते हैं। डाई में हमारे पास एक इवेंट हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और वो है गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। तो ये तो हम कई बार लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूं 3 और 6, ठीक है। दो एलिमेंट्री इवेंट है, कौन कौन से? एक 3 है और एक 6 है। इस पूरे ए सेट में एक इवन एलिमेंट्री सेट इवन हो गया, एक E2 हो गया, राइट। अब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट देखिए जिसमें हमने जो डाई को है इसको थ्रो किया। अब अगर हम एक इवेंट माने ए जिसका है कि 8 आना चाहिए एज ए सम, तो ये क्या हो जाएगा? 2 और 6, समझ रहे हैं? ये तो हम पहले कर चुके हैं। 2 6 6 2 6 और 2 8 होता है, 2 और 6 भी 8 होता है। ऐसे आप 4 4 ले लीजिए, ऐसे आप 5 3 ले लीजिए और 3 5 ले लीजिए। तो आप देखिए ए तब होगा, ए ऑकर्स इफ वन ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स, यानी कि इनमें से कोई एक एलिमेंट्री इवेंट ये आउटकम हो, मतलब इनमें से कोई भी निकल के आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये 8 तभी होगा जब इसमें से एक आ जाए, मतलब 6 और 2। तो हमने डाई को थ्रो किया 2 बार और 6 और 2 आ जाता है, तो ये हमारा होगा फेवरेबल इवेंट, ठीक। अब अगर हमने डाई को थ्रो किया और ये एक बार 3 आया और एक बार 6 आया, या एक बार पहली बार में 3 आया अगली बार में 6 आया और बीच में ये 2 आ गया, तो 2 इसका फेवरेबल इवेंट नहीं है, 3 और 6 इसके फेवरेबल इवेंट है। जो हमने डाई को 2 बार थ्रो किया, पहली बार 6 आया, दूसरी बार 2 आया, तो वो फेवरेबल इवेंट हो गया। पहली बार अगर 1 आया और दूसरी बार 4 आ गया, तो वो इसका फेवरेबल इवेंट नहीं हुआ। बस इतना समझना है आपको, ओके। इसको हम कहते हैं फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट। तो हम यहाँ एलिमेंट्री इवेंट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें देखेंगे एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। जो लोग शुरुआत में कुछ प्रोबेबिलिटी देख चुके हैं वो जानते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी में जैसे 1 या 0 इसके बीच में वैल्यू देते हैं, और ये जो वैल्यूज है पूरी जो मैं कहानी आपको बताने वाला हूं, आपको भी इसमें इतना समझना है कि प्रोबेबिलिटी को एक वैल्यू मिल जाए या वैल्यू दी जाए, वही एक्सियोमेटिक अप्रोच है। अगर आप एक्सियोमेटिक अप्रोच की बात करेंगे तो इसका सीधा मतलब है कि ये किसी एक्सियम्स, जो एक्सियम्स होते हैं उस पर बेस्ड है, यानी तमाम तरीके के इसके डेरिवेशंस है, या कहें कि इसको उस अप्रोच से देखा गया है जहां पर जो स्टोकेस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक साथ में जो हमारा जो कन्वेंशनल तरीका है वो सब मिक्सअप हो जाए या मिला दिया जाए। तो आपको इससे समझ में आ जाएगा कि एग्जाम्स में क्या कह रहा हूं, एक करके समझाऊंगा आपको। तो यहां पर क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी है इसको हम बताते हैं एक फंक्शन, और वो फंक्शन क्या होगा? वो फंक्शन होगा एक रियल नंबर, एक नॉन नेगेटिव, ध्यान रखिएगा, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर मतलब ये उसमें भी आएगा, डॉट में भी आएगा, जैसे आप 0.8 कह दीजिए, ये आपका रियल नंबर हो गया। तो ये PA अगर आपका A इवेंट है, मैं किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं, और रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक सैंपल स्पेस होगा, और उस सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं या जो इवेंट है उसको, हर एक इवेंट को हम एक वैल्यू देंगे। ये जो नॉन नेगेटिव नंबर है इसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, किसकी? इस इवेंट ए की। अब इसको कैसे समझे, पहले आपको मैथमेटिकली समझाता हूं, फिर इसका प्रॉब्लम भी लेंगे। पहले देखिएगा कि मैं एक सैंपल स्पेस बना रहा हूं S, और उसको हम कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर W1 W2 ऐसे करके हमारे पास तमाम एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। तो ये सैंपल स्पेस है, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट उठा लीजिए, उसके साथ एक सैंपल स्पेस बनता ही है।
तो हम कह रहे हैं कि एक फंक्शन है पी, ये जो फंक्शन है ना पी फंक्शन का मतलब क्या होता है, इसके आगे हम राउंड लगाते हैं हमेशा, ऐसा फंक्शन हमने देखा है। जैसे साइन फंक्शन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, इस तरीके से। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो एक फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है ये क्या हम कर रहे हैं, हर एक इवेंट ए जो कि इसका सबसेट होगा, मतलब हर एक इवेंट जो एस का सबसेट होगा, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। तो जो भी इवेंट बना, जैसे हमने लिया एक W1 W2 का एक इवेंट ले लिया, जैसे ए है, अब ये इसका सबसेट हो गया, तो ये इसका सबसेट हो गया, तो यहां पर इसको एक हम ये जो फंक्शन होगा ए इवेंट के लिए, पी ए फंक्शन, जो पी है फंक्शन, उसमें अगर ये ए इवेंट होने वाला है तो उसको एक वैल्यू मिलेगी। इसी को हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन कह रहे हैं। तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये हो रहा है, ये सारी चीज हो रही है, तो इसमें क्या क्या होगा, पहला एग्जियम क्या, मैं आपको एग्जियम बताने जा रहा हूं। पहला एग्जियम इसका ये है, फर्स्ट एग्जियम, कि जो प्रोबेबिलिटी है हर एक इवेंट की, कोई भी आई ले लीजिए आप, चाहे W1 W2 W कोई भी ले लीजिए, इसकी वैल्यू या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, या 1 के बराबर या 1 से कम होगी। पहला एग्जाम ये हो गया। एग्जाम 2 क्या कहता है इसमें, एग्जाम 2 ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी अगर पूरा सैंपल स्पेस उठा लें तो वो होगी 1। यानी अगर प्रोबेबिलिटी आप W1 ले लें, W2 ले लें हर एक इवेंट की, और उसके बाद WN तक, ये कुल मिला के 1 होनी चाहिए। मतलब जितनी प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज आपने दी हैं, एक किसी सैंपल स्पेस में कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उन सब की प्रोबेबिलिटी जोड़ दीजिए तो आपकी 1 आनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या है, एक और एग्जाम है, लेकिन वो थोड़ा सा अभी इस सिलसिले में काम में नहीं आ रहा है। इसको एग्जांपल से समझिए कि आपके पास क्या है, कि एक कॉइन का एग्जांपल लेते हैं, टॉसिंग अ कॉइन। तो अगर मैं एक टॉसिंग अ कॉइन को मैं कह रहा हूं कि मेरा एक्सपेरिमेंट है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, एक कॉइन पे क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, या पीछे इसके टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो टॉसिंग अ कॉइन में जो सैंपल स्पेस बनेगा इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ, वो क्या है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये इसका एलिमेंट्री इवेंट भी है, हेड आएगा टेल आएगा। हम क्या कहते हैं, इस एच को हम कह रहे हैं कि भाई एक इवेंट है और उसको हम एक फंक्शन के तहत एक नंबर असाइन कर रहे हैं, तो हम इस एच को असाइन कर देते हैं हाफ, और इस टी को असाइन कर देते हैं नंबर हाफ। अब आप देखें, ये जो हाफ ऑफ दिया, क्या ये सारे एक्सियम पूरा कर रहा है, जो हमने एक्सियम बताए। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी हेड होने की, मतलब हेड आने का इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, और प्रोबेबिलिटी जो टी आने की, ये तो हमने कर दिया। हमने कहा क्या था, ये इसी तरीके से तो बताया था, प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की, ए इवेंट क्या है, हेड आने की, और दूसरा इवेंट क्या है, टेल आने की, वो हमने हाफ कर दिया। अब क्या ये हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए, चलिए देखते हैं इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। पहले तो आप क्या करिए, पीएच को देखिए, पीएच आपका 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से कम होना चाहिए। ऐसी पीटी, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, या फिर 1 से छोटा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हाफ मतलब क्या है, 0.5, तो 0.5 तो वाकई में 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। पीटी भी हाफ मतलब 0.5, ये भी 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है ना। तो कितना बढ़िया हो गया ये, एक चीज़ तो हमारी प्रूव हो गई। दूसरा हमने क्या कहा था, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी जो जोड़ेंगे, जितनी भी पॉसिबल हमारे इवेंट है, उनको अगर हम जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए। तो चलिए पीएच प्लस पीटी कर लेते हैं, क्या आता है, हाफ प्लस हाफ, अरे वाह, ये तो 1 आ गया। इसका मतलब कि ये जो हमने किया है, ये जो भी मैंने पूरा एग्जाम्पल बताया, ये बिल्कुल वैलिड है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इस तरीके से असाइन कर सकते हैं। अब आपको मैं कहूँ कि चलिए एक काम करते हैं, कि मैं इस प्रोबेबिलिटी को, पीएच को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, इसको हम दे देते हैं वैल्यू 1/8, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, टॉसिंग अ कॉइन। उस कॉइन के कौन कौन से एलिमेंट्री इवेंट है, हेड या टेल। अब जो हमारा जो प्रोबेबिलिटी हेड आने की हमने हाफ माना था, प्रोबेबिलिटी टेल आने की हमने हाफ माना था, इसको 1/8 कर देते हैं, और पीटी को हम कर देते हैं 3/8। ठीक है जी। अब आप देखिए 1/8 मतलब अगर आप इसकी 8 को, मतलब 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा, तो ये तो सही हो गया। 3/8 भी इसके अंदर ही आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब आप पीएच, क्योंकि ये भी दोनों एग्जाम्स सेटिस्फाई करने चाहिए ना, पीएच प्लस पीटी करते हैं, एक में 1/8 दीजिए, 1/8 और 3/8 को जोड़िए तो आपको 4/8 आ रहा है। ठीक है, यानी कि हाफ आ रहा है, यानी कि 0.5 आ रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा था, ये 1 आना चाहिए, तो ये 1 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये 1/8 और 3/8 अगर इसकी प्रोबेबिलिटी असाइन होती है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं है। जो आपने पीएच पीटी बनाया इसके लिए 1/8 और 1/3 यह गलत हो गया। क्लियर हो गया, ओके। अब इसमें 2-3 चीजें और हैं समझने की, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपके पास अगर एक सैंपल स्पेस जो मैंने बताया, ये वाला सैंपल स्पेस है, और इसमें आप कह रहे हैं W1 W2 ऐसे करके WN, ये आपका सैंपल स्पेस है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ, तो आउटकम्स क्या क्या आ रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं W1 W2 WN इक्वली लाइकली है, इसका मतलब क्या है, एक कॉइन को आप टॉस करें
तो आप क्या बता सकते हो हेड आएगा टेल आएगा? नहीं बता सकते ना। तो हेड आने की संभावना उतनी ही है जितनी टेल आने की संभावना है। इसी को हम इक्वली लाइकली कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब इक्वली लाइकली है तो हमने जो पिछले बार पी एच और पी टी को जो हमने हाफ लिया था ना, वो इसीलिए लिया था कि हमें पता है कि दोनों की बराबर आने की संभावना है, तभी वो आपका एग्जाम प्रूव हुआ, तभी ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमारा बना। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे कि अगर इसको इक्वली लाइकली बना रहे हैं तो आप देखिए पी एच और पी टी ये दोनों हाफ हाफ थे। यानी अगर मैं इसको कहूँ कि इसकी प्रोबेबिलिटी पी है, इसकी प्रोबेबिलिटी पी है, तो भी इसकी भी पी है, हाफ हाफ। तो अगर यहाँ पर हम एक ऐसा सैंपल स्पेस देख रहे हैं जिसमें सारे के सारे इवेंट्स जो भी हो सकते हैं, या फिर कहें कि जो भी W1 W2 जो एलिमेंट्री इवेंट्स है उनके आने की संभावना सबकी बराबर है, तो हम सबको पी पी असाइन कर देते हैं। ये पी, ये पी, ये पी, सबको पी हो गई। यानी किसी भी इवेंट कोई भी W कोई भी उठा लीजिए, चाहे ये तीसरा उठा लीजिए, तो आई लगा देते हैं यहाँ पर। जैसे P3 अगर PW3 करेंगे तो भी आपका ये P आना चाहिए, BW4 करेंगे तो भी आपका P आना चाहिए। ठीक है? जिसमें P जो आप असाइन करेंगे वो हमेशा 0 या 1 के बीच में होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करें कि PWI यानी कि हमने कहा P आएगा ये। तो हमारे पास एग्जाम क्या है? नंबर 2 एग्जाम याद है आपको? उसमें हमने नंबर 2 एग्जाम में कहा था कि हम अगर सबको जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए, तो ये कर लेते हैं। हम क्या करेंगे PW1 प्लस PW2 सबको जोड़ देते हैं PWN तक। ये कितना 1 आना चाहिए, ये हमने जाना था कि सबको जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं सबकी प्रोबेबिलिटी P है क्योंकि इक्वली लाइकली है। जैसे हमने हेड और टेल के एग्जांपल में देखा, उसको P कर दीजिए, इसको भी P कर दीजिए, इसको भी P कर दीजिए, ये P कर दीजिए। अभी कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर? n, तो ये कितना हो जाएगा NP, तो NP बराबर 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर? प्रोबेबिलिटी होगी 1/n। यही आपको सीखना है। प्रोबेबिलिटी जो होती है इक्वली लाइकली की 1/n होती है। तो इसीलिए आप देखिए हेड और टेल, जब हमने इसका सैंपल स्पेस बनाया था तो हेड और टेल हुआ था, इसमें एलिमेंट कितने हैं? 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/n, यानी कि 1/2 n एलिमेंट्स है ना, 2 एलिमेंट है इसमें, तो 1/2 इसीलिए हमने दिया था, 1/n इसलिए आया था। अगर एक डाई अगर आप फेंक रहे हैं तो उसमें 6 इवेंट्स आ सकते हैं। कौन कौन से? 1 से लेकर 6 तक, ये तो आप जानते हैं। डाई को फेंकेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी हर एक इवेंट की कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी P बराबर 1/n। कितने इसमें? 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए तो 1/6 आएगी। क्लियर है? इसलिए हम हर इसकी 1/6 लिखेंगे उसमें डाई में। ओके, अब आप देखिए इसकी असली डेफिनेशन आ रही है। अब इसकी मैं प्रोबेबिलिटी की असली डेफिनेशन लिखा रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट बात है। जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है वो यही है, ये असली डेफिनेशन आपको सारे जो आप प्रोबेबिलिटी के काम करने वाले हैं उसमें ये डेफिनेशन एक्सियोमेटिक डेफिनेशन जरूर आने वाली है, उसको ध्यान रखिए। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट ए की वो होती है m/n। m होता है फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स जो भी हम चाह रहे हैं उसके फेवरेबल है, और n जो होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है? जैसे आपने कहा इसमें डाई में कि भाई 3 आने की क्या संभावना है, तो 3 आने की संभावना क्या है? m। 3 आने की संभावना 1 है ना? और उसके बाद n कितना हो गया इसमें? n कितना हो गया? 6। तो एक एलिमेंट्री इवेंट की आने की संभावना है। लेकिन अगर आप कहें कि हमको इवन नंबर चाहिए, तो इवन नंबर कितने आएंगे इसमें? फिर से लिखता हूं उसको, सैंपल स्पेस डाई का 1 2 3 4 5 6। इवन नंबर कितने आएंगे? 2 4 6, 2 4 6, ये कितने हैं? 3 है ना ये, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हो गई 3। और टोटल नंबर कितने पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर है 6। तो 3 फेवरेबल केस हो गए, यानी कि 2 4 6 आना है इवन नंबर की। अगर हमने इवेंट बनाया है इवन नंबर, तो 3 और डिवाइडेड बाय 6। अब ये P बराबर m/n कैसे आया, ये भी एक सवाल है ना? अब आप देखिए इसको मैं प्रूव करता हूं, ये बहुत जरूरी है ये समझना। आपको याद है मैंने आपको जो तीसरा एग्जाम नहीं बताया था, तीसरा एग्जाम का ये था कि अगर किसी भी इवेंट A जो इस सैंपल स्पेस को बिलोंग करता है तो PA क्या होगा? इन सब का जोड़, सिग्मा बनाए ना, इन सब का जोड़, जिसमें जो PWI है वो प्रोबेबिलिटी है एलिमेंट्री इवेंट किसी भी WI इवेंट की। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको जो बताया था तीसरा एग्जाम, वो प्रूव करते समय नहीं बताया था क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ रही है। तो इसको हमने कहा था सिग्मा करें, हर एक प्रोबेबिलिटी का ले, K मतलब K या I जो भी मान लिया, और इसमें जो WK है वो उस इवेंट को बिलोंग करना चाहिए, राइट? तो अगर यहां पर हम इसको जोड़ना शुरू करें, मैंने आपको बताया था हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? P बराबर 1/n होती है, ये तो कहा था मैंने आपको। तो हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए ये कितने हैं, कितने बार आ रहे हैं? m टाइम्स आ रहे हैं। हम मान के चलते हैं कि m फेवरेबल इवेंट है, ऐसे इवेंट जो m फेवरेबल है, मतलब जो जैसे 2 4 6 मैंने बताया था फेवरेबल है। तो यहाँ 1/n, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/n है, इक्वली लाइकली है। और ये 1/n ये कितने टाइम्स है? ये m टाइम्स है। तो इनको जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा? m/n। ठीक है, m/n आ गया। और यही जो प्रोबेबिलिटी है वो ये बता रहा है m जो है वो आपके फेवरेबल केस है, मतलब उस इवेंट वो इवेंट के लिए कितने उस सैंपल स्पेस में फेवरेबल है। जैसे फिर से बताता हूँ 1 2 3 4 5 6। अगर मैं आपको ऑड नंबर कहूँ तो फेवरेबल कौन कौन से? 1 3 6, 1 3 6, 1 3 5, सॉरी
ये फेवरेबल है तो कितने हैं 3, ये 3 लिख दीजिए। कुल मिला के कितने 1 2 3 4 5 6 6, तो हाफ प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी कि 0.5 एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी हो गई इस इवेंट की, चाहे इवन कहें चाहे ऑड कहें। ऑलराइट, यहां तक क्लियर हो गया। ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो प्रोबेबिलिटी है पी ए वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। तो आप इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको भी प्रूव कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखें आपको मैंने भी क्या बताया, प्रोबेबिलिटी ए जो होती है वो m बाय n होती है, तो समझ में आ गया। m हमारे फेवरेबल केस है, जो हमारे इवेंट्स के बहुत के फेवर कर रहे हैं कि भाई हाँ ये आएंगे तो वो इवेंट हो जाएगा। n जो है टोटल नंबर ऑफ इवेंट है, टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्री इवेंट्स है। अच्छा, तो आपको मैंने बताया था कि जो m है वो किसके बीच में होगा, वो आपका 0 या n के बीच में होगा। कैसे, 1 3 5 ये 3 है, ये कितने 6, तो 3 6 से बड़ा है, 6 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। हर बार कोई भी इवेंट ऐसा होगा जो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन इस टोटल से कम होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई 3 आने की क्या संभावना है, तो आप बोलेंगे 3 आने की संभावना भाई 1 एक ही बार आ सकता, एक ही है, और कुल मिला के नंबर है कितने 6, तो ये m है ये n है। m हमेशा आपका 0 मतलब 0 से तो बड़ा ही होगा क्योंकि किसी इवेंट की बात कर रहे हैं, और टोटल नंबर से छोटा होगा। आप कहेंगे कि 1 2 3 4 5 6 आने की संभावना क्या है, तो सारे के सारे आ जाएंगे, तो तब भी आपके 6 ही हुए, तो इससे इसके बराबर इससे छोटा हुआ है ना। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, ये दोनों साइड को हर एक को m से n से डिवाइड कर दीजिए, सबको n से डिवाइड कर दीजिए। ये कितना, ये तो 0 ही रहेगा, ये कितना होगा m बाय n हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और m बाय n मैंने क्या बताया प्रोबेबिलिटी है, तो ये 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी ए 0 और 1 के कैसे बीच में आती है। अगर प्रोबेबिलिटी ए आपकी 0 है इसका मतलब वो इवेंट नहीं हो रहा है, बिल्कुल इम्पॉसिबल इवेंट है। प्रोबेबिलिटी अगर ए आपकी 1 आ रही है इसका मतलब श्योर इवेंट है, मतलब होगा ही होगा, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो इवेंट होने ही वाला है। अब इसमें एक और चीज जोड़ देते हैं, अभी ये सब समझ में आ गया ना आपको, अब एक चीज और इसमें जोड़ रहा हूं। देखिए जो इवेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी तो m बाय n है, लेकिन जो इवेंट नहीं हो रहा है उसकी कितनी होगी, क्योंकि m हुआ है, टोटल है n, तो नहीं होने की संभावना क्या है n माइनस m। ये तो समझ गया। अगर आपके 1 3 5 आया है तो 2 4 6 नहीं आया है ना, तो आप क्या करेंगे 6 में से, ये 3 है तो 6 में से 3 घटा दीजिए, तो 3, वही हम 1 3 5 की बात कर रहे हैं या 2 4 6 की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ हो रही है और कोई चीज़ नहीं हो रही है, नहीं होने की संभावना क्या है, तो वो जितना टोटल n है उसमें से जो होने की संभावना घटा दीजिए तो नहीं होने की संभावना आ जाएगी, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ के ना होने की मैं इसमें a बार कर देता हूँ, वो कितना है n माइनस m, ये तो फेवरेबल केस हो गया, और टोटल मिला के तो n केस होते ही, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a बार इक्वल्स टू n बाय n माइनस m बाय n, तो उसको हम कर देते हैं n बाय n माइनस m बाय n, ये आपका हो गया 1 माइनस m बाय n। तो प्रोबेबिलिटी a बार हो गया आपका 1 माइनस m बाय n। अब m बाय n क्या है, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a है, इसको रख दीजिए p a बार इक्वल्स 1 माइनस p a, यानी कि इसको यहाँ ले जा लीजिए, तो p a प्लस p a बार इक्वल्स 1। होने की, इवेंट होने की और इवेंट ना होने की संभावना दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आपको जब नहीं होने की संभावना क्या होगी, तो आप होने की संभावना निकालिएगा और 1 से उसको घटा दीजिए। नहीं होने की संभावना, अगर होने की संभावना होगी, कभी कभी हम नहीं निकाल पाते हैं डायरेक्ट, तो नहीं होने की जब होने की संभावना निकालनी है तो नहीं होने की निकालिए और 1 से हटा दीजिए, उसको घटा दीजिए, वो आ जाएगा। ओके, तो ये तो डिस्कशन एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में चर्चा की, सारे फॉर्मूले भी डिराइव करने की कोशिश की, और फिर मैंने आपको बताया था कि इसके जो हर एक टाइप के एग्जाम्पल्स हैं उनको हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो NCERT के सवाल हैं उनको ले हम। तो पहला जो हम ले रहे हैं वो इस टाइप के सवाल है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जब मैं आपको करवाऊंगा, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हमको उसके लिए क्या स्टेप्स अपनाने पड़ेंगे। जैसे आप यहाँ देखें, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस बनाना है। तो क्या करेंगे, इसमें मैं देख रहा हूँ मेरे पास किताब है, और अगर मुझे कोई NCERT का सवाल दिखता है तो उसको ले लेंगे, और नहीं दिखता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक NCERT का सवाल है, इसको देख लेते हैं। और नहीं दिखता है, जहां भी हमको NCERT का नहीं मिलेगा तो हम जो एक वाजिब सवाल है उसको लेंगे। तो पहले सवाल समझिएगा, यहां पर है, अ डाई हैज 2 फेसेस ईच विद नंबर 1, 3 फेसेस ईच विद नंबर 2 एंड 1 फेस विद नंबर 3। इफ डाई इज रोल्ड वंस डिटरमाइन। ये NCERT का सवाल है, पहले क्वेश्चन समझिएगा। इसमें यह है, एक डाई है, एक डाई के कितने फेसेस होते हैं, कितने फेसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 फेसेस हो गए ना। तो इसमें इन्होंने कहा
कि जो दो फेस है, मान लीजिए ये है, थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, ये फेस एक, ये फेस एक, इसके सामने वाला एक मान लेते हैं, ठीक। 3 फेसेस विथ ईच नंबर 2, तो ऊपर वाला 2 मान लेते हैं, यहां वाला 2 मान लेते हैं, यहां वाला 2 मान लेते हैं, ओके। और एक जो फेस है उसमें 3 है, राइट। तो फिर से समझिएगा कि क्या क्या कहा गया है। एक फेस जिसमें 1 लिखा हुआ है, 1 है। 3 ऐसे फेसेस हैं जिसमें 2 आएगा, और एक ऐसा फेस है जिसमें कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। इफ डाई इज रोल्ड वंस डिटरमाइन, अगर एक बार इस डाई को रोल किया तो आपको डिटरमाइन करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, पहले आप देखिएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स कितने हैं। एलिमेंट्री इवेंट देखिए 6 फेसेस है, तो आपको भूल जाना रिपीटेड है या नहीं है। जैसे अगर आप नॉर्मल फेयर डाई लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें 1 से लेकर 6 ऐसे नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर 6। यहां पर बस ये कि 1 से लेकर 6 नंबर नहीं है, लेकिन फेसेस तो चाहिए ना। तो अगर आप इसका सैंपल स्पेस देखें तो क्या आएगा, आपके कुल मिला के 6 नंबर्स आएंगे। कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 बार, 2 2 2 2 फेसेस है, 2 फेसेस में एक है, ओके। तो 1 1 2 2 2 और 3, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट कितने होंगे इसमें, 6। तो n आपका 6 हो गया, ठीक है जी। अब पहला सवाल पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 कितने बार आ सकता है, 1 2 3 बार आ सकता है। तो फेवरेबल केस कितने हो गए, दिख रहा है ना, 2 आएगा 2 आएगा, 3 बार 2 आ सकते हैं, मतलब इसमें 2 2 2, तो 3 है इनका, बस आपको काउंट करना है 1 2 3। और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 6। तो फेवरेबल केसेस m 3 है, n 6 है, हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी होती है m/n। तो m/n मतलब 3 ये और 6 ये, कितना हो गया, हाफ। पहला समझ में आ गया। दूसरा यहां इन्होंने पूछा हुआ है कि आउट ऑफ 6 फेसेस P1 और 3, P1 आना चाहिए और या 3 आना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं हम, 2 तरीके से इसको कर सकते हैं, P1 निकाले P3 निकाले, उनको जोड़ दें, एक तो ये तरीका होता है। लेकिन हम यहीं से हम पता लगा सकते हैं कितने हैं, डायरेक्ट हम पता लगाएं तो एक कितना है, 2 बार, तो ये 2 हो गए, 3 एक बार, तो इसको जोड़ दीजिए बस, 1 2 3, 1 2 बार है, 3 एक बार है, तो 2 प्लस, मैंने क्या नंबर जोड़ रहा हूं, 1 1 3 नहीं जोड़ रहा हूं, कितने बार आ रहा है ये जोड़ रहा हूं, ये 2 बार आ रहा है, ये 1 बार आ रहा है। यही हमारे फेवरेबल केसेस है। तो फेवरेबल केसेस कितना हो गया, 3। टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए 6, तो कितना हो गया, ये हाफ, इसका उत्तर हो गया, ठीक है। तीसरा इन्होंने पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकाल लेंगे हम। और हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी नॉट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ये होता है 1, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग निकालना चाहते हैं तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग हटा दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितना दिख रहा है आपको, 3 तो एक ही बार है, तो फेवरेबल केस 1, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने, 6, 1/6। और नॉट हैपनिंग को क्या करेंगे, 1 - 1/6, जैसे मैंने यहां बताया, तो आपका हो गया 5/6। क्लियर हो गया। ये पहले टाइप का सवाल हो गया, एक एक सबके हम ले लेंगे, है ना। अब अगला जो टाइप है वो है प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन। तो इसमें पहला ही वाला ले लेते हैं ताकि आइडिया लग जाए कि कैसे सवाल बनेंगे। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, एक कार्ड 52 कार्ड से निकाला गया। ईच ऑफ द 52 कार्ड्स बीइंग इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन, सारे इक्वली लाइकली है, मतलब कोई भी आ सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, रेड, आइदर रेड और किंग, रेड एंड अ किंग। देखिए 52 कार्ड्स हैं, आप जानते हैं 52 कार्ड्स में ऐसे 4 स्वीट होते हैं, 13 कार्ड्स के। इसमें 26 जो होते हैं वो तो ब्लैक होते हैं, 26 जो होते हैं वो रेड होते हैं। सबके पास अपना एक एस होगा, अपना किंग होगा, इक्का और किंग। तो इस हिसाब से हम करेंगे, है ना। पहला समझते हैं, इन्होंने कहा एन एस, एस चाहिए और 1 कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड निकाला गया। तो कुल मिला के कितने कार्ड्स है, 52 कार्ड्स, और एक कार्ड निकालने का तरीका कितना है, 52 में से एक निकालना है, 52C1, ये हम सीख चुके हैं, हम जानते हैं कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। तो 52C1 एक निकालने का तरीका 52C1 यानी कि 52 तरीके हो गए। बेसिकली ये सैंपल स्पेस है और कुछ नहीं है। जो सैंपल स्पेस है ना, जिसमें अगर हर कार्ड को रख दिया जाए वही आपका एक कार्ड निकालेंगे, तो उसका जो पॉसिबिलिटी है वो इतनी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट 52 हो गए। पहला जो सवाल ये पूछते हैं वो ये है एस, एस कैसे निकलेगा। अब मैंने आपको बताया ये जो 13 स्वीट है, एक ये स्वीट, एक स्वीट, एक ये स्वीट, एक ये स्वीट, सबके पास अपना अपना एक एस होता था, एक 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 एक,
एक एस इनके पास, एक इनके पास, एक इनके पास, एक इनके पास, कितने एस हो गए? 4। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो गए 4। कुल मिला के कितने सैंपल स्पेस है, यानी कितने पॉसिबिलिटी 52C1 जो है 52। तो ये उत्तर हो गया आपका, जिसको आप लिख सकते हैं 1/13। दूसरे पे आते हैं, रेड। रेड निकालने की क्या संभावना है? अब आंख बंद करके इसके नीचे 52 रख दीजिए पहले तो, टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब रेड निकालने की पॉसिबिलिटी क्या है? मैंने कहा 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, तो 26 यहाँ लिख दीजिए, ये हो जाएगा 1/2। तीसरे पे आ जाते हैं, यहां बोलते हैं इधर रेड और अ किंग। तो रेड और अ किंग। अब आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि 26 कार्ड, अच्छा और है इसमें, ध्यान रखें कि यहां पर इधर रेड और किंग, इधर रेड और किंग, या तो रेड आए या किंग आए। तो मैंने आपको बताया कि 26 रेड होते हैं, इस 26 में कितने किंग होंगे? एक इसके पास, एक इसके पास। तो 26 रेड में कितने किंग है? 2 रेड किंग है। लेकिन इन्होंने कहा किंग आ सकता है, ये नहीं बताया कि रेड किंग होगा, ये किंग कोई भी हो सकता है ना। तो 2 तो इसके पास हो गए और 2 इसके पास हो गए, एक इसके पास, एक इसके पास। तो बाकी कितने हुए? 2, मतलब 2 रेड किंग तो हो गए इसके पास, यहां से और यहां से रेड के। 2 काले किंग भी होंगे, तो हमको 2 और जोड़ दीजिए इसमें। इसका मतलब हमारे पास 28 कार्ड है। यहां के 26 कार्ड हो गए, यहां के हमने 2 कार्ड उठा लिए, क्योंकि हमको ब्लैक तो चाहिए नहीं है, ब्लैक में केवल किंग चाहिए, केवल किंग चाहिए। तो किंग हमने यहाँ का एक, यहाँ का एक, ये इसके साथ जोड़ दिया। तो कुल मिला के आप देखें 26 प्लस ये 2, क्योंकि ये 26 में 2 ऑलरेडी रेड वाले इंक्लूडेड है, मतलब ये 24 प्लस 2 है। तो ये 2 हमने लिए ब्लैक के, तो कितने हो गए आपके? हो गए 28 कुल कार्ड हो गए, राइट। अब 28 चाहे रेड हो वो 26 हो जाएंगे, और किंग इसमें 2 है ही ऑलरेडी, और 2 किंग हम यहां से ले आए। तो कुल मिला के फेवरेबल केसेस 28 और टोटल केसेस कितने? 52। इसका उत्तर हो गया, राइट। अब जरा इसमें और से एंड में जाएंगे। इन्होंने कहा रेड एंड अ किंग, रेड आना चाहिए, रेड आना चाहिए, और एंड किंग होना चाहिए। तो यानी कि अब हम इन किंग को तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि जो किंग आएगा वो रेड होना चाहिए, जो रेड होगा वो किंग आना चाहिए। या तो रेड, जब रेड आए और रेड का किंग भी होना चाहिए। तो आप देखिए रेड में एक किंग यहाँ, एक किंग यहाँ, 2 ही आ सकते हैं। हमारे फेवरेबल केसेस 2 ही है, क्योंकि रेड और किंग दोनों एक साथ होने चाहिए। तो रेड में 2 किंग होते हैं बस, बाकी को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। यहाँ जो चौथा है उसमें 2/52, ठीक है जी, ये होगा 1/26। ये जो है वो 7/13। तो ये एक हमने दूसरे टाइप का प्रॉब्लम ले लिया। अच्छा, एक और प्रॉब्लम लेते हैं थोड़ा, क्योंकि एनसीईआरटी के थोड़े बड़े हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ उनको, वरना उसमें बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि वो हम प्रॉब्लम में ऑलरेडी देखने ही वाले हैं। जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो ऑलरेडी हम उनको देख ही लेंगे। सब टाइप के जो भी आप इसके एग्जाम्पल में देख रहे हैं वो आपके सोल्यूशन में है ही है। चलिए यहाँ पर एक देख लेते हैं, कौन से टाइप का, मैं कौन सा बता रहा था आपको, कॉम्बिनेशन हो गया। हम आते हैं परम्यूटेशन और अरेंजमेंट। ऐसे प्रॉब्लम जो परम्यूटेशन और अरेंजमेंट पे। तो सवाल पहले देख लीजिए अच्छे से, पहला ही सवाल ले लेते हैं इसका। 3 letters of word society are placed at random in a row। सोसाइटी के अक्षर रैंडम में रखे गए एक रो में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 वॉवल्स कम टुगेदर। अब इसमें देखिए, सोसाइटी SOCIETY इसको रखा गया। हमको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, रैंडम में रखा गया, ये कोई ऐसा नहीं कि सोसाइटी ही लिखा गया है, कुछ भी रख सकते हैं। ऐसा क्या हो कि तीनों जो वॉवल्स है, वॉवल्स कौन से होते हैं? AEIOU ये वॉवल्स होते हैं, बाकी सारे जो अक्षर होते हैं वो आपके अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। यहां पर हमको चाहिए कि भाई ये तीनों एक साथ हो, तो OIE ये साथ होने चाहिए। तो कुल मिला के सोसाइटी में कितने अल्फाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कुल है हमारे पास, ठीक है जी। इन 7 को हम अरेंज कैसे कर सकते हैं ये तो हम जानते हैं, फैक्टोरियल 7। अगर 7 आपको एलिमेंट मिले, उनको अरेंजमेंट करना है तो फैक्टोरियल 7 सीधा, फैक्टोरियल n लगता है इसमें। फैक्टोरियल 7 मतलब हो गया, ये बेसिकली मैं सैंपल स्पेस बता रहा हूँ। फैक्टोरियल 7 सैंपल स्पेस है, यानी ये आपके एलिमेंट्री इवेंट्स है। ये हो गया। 3 आपके वॉवल्स हैं OIE। अब हम मान के चलते हैं कि ये हमेशा 7 होंगे। ये 3 ये 7, मतलब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, SCTYOIE ऐसे लिख दिया गया। ये भी सोसाइटी लिखा हुआ है, लेकिन ये तीनों एक साथ हम मान लेते हैं। अभी ये एक साथ आ रहे हैं, तो ये एक हो गया, बाकी 1 2 3 4 4, 4 प्लस 1, इन सबको एक मान रहे हैं, तो 4 प्लस 1 अब कितना हो गया? ये सोसाइटी जिसमें OIE
यानी कि आपके वॉवल एक साथ आएंगे, वो कितने अरेंजमेंट हो गए, 4 प्लस 1 हो गया 5, तो आपका अरेंजमेंट का तरीका तो बताएंगे मैंने, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन अभी काम बना नहीं है, क्योंकि ये ओ आई भी तो अपने आप अरेंजमेंट कर सकता है, जैसे ओ आई आई ओ ई कर सकता है, ई ओ ई और ओ आई कर सकता है, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 3 है, और इनका अरेंजमेंट का तरीका क्या है, फैक्टोरियल 3, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। फैक्टोरियल 5 हमने इनको एक माना, ये एक हो गया, ये 4 हो गया, इनका तरीका हो गया फैक्टोरियल 5, लेकिन ये अंदरूनी भी आपस में इधर उधर हो सकते हैं, उसको फैक्टोरियल 3 कर दिया, तो कुल मिला के हमारे फेवरेबल केसेस कितने हो गए, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3, और हमेशा जो सैंपल स्पेस होता है वो हमारा नंबर ऑफ अरेंजमेंट जिसे कहते हैं, या कहेंगे फैक्टोरियल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो सैंपल स्पेस होता है, फैक्टोरियल 7 इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आंसर आ गया आपका। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/7 आने वाला है, ये एक टाइप का हो गया। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें कुछ मिसलिनियस प्रॉब्लम्स हैं, मिसलिनियस प्रॉब्लम भी पहला वाला ही उठा लेते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी जो है वो थोड़ा एक काम करते हैं, इसमें एनसीईआरटी का ही उठाते हैं, ये अपने पास है ही, यहाँ पे पहला नहीं है, एनसीईआरटी उठाते हैं। चलिए, अ फेयर कॉइन विथ 1 मार्क ऑन ईच फेस and 6 on the other and a fair die are both tossed. Find the probability that the sum of the number that turn up is 3 and 12. तो पहले इसको आपको समझना होगा। देखिएगा, इन्होंने दो चीजों को कंबाइन किया है, एक कॉइन है और एक डाई है। डाई जो लूडो में खेलते हैं आप, और चवन्नी या अठन्नी जो भी होती है, जो आप क्रिकेट मैच में देखते हैं, अपने जब गली मोहल्ले में खेलते हैं तो इसको छालते हैं, किसकी बैटिंग पहले आएगी। तो अब क्या हुआ, इन्होंने कहा एक फेयर कॉइन है, लेकिन इसमें एक मार्क है यहाँ पे और पीछे मार्क है 6, जो पीछे का मार्क है ना वो 6 है, ठीक है जी। एंड द फेयर डाई, ये फेयर डाई है, फेयर डाई मतलब इसमें 1 से लेकर 6 तक मार्क, हर फेस में 1 से लेकर 6 तक है। इसको हमने टॉस किया। आपको पहला बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स दैट टर्न अप इज 3। पहला देखते हैं 3 कैसे आ सकता है, 3 कैसे आ सकता है। पहले आप देखिए इसके पूरे आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, पहले आपको सैंपल स्पेस तो पता चले। तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहले यहां पर एक आएगा, मान लेते हैं इसमें 1 आता है, तो इसको थ्रो किया, इसमें 1 आया, इसमें 1 आया, फिर इसमें 1 आया, इसमें 2 आया, इसमें 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। तो जब भी इसको किया इसमें हमेशा 1 आ रहा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, तो क्या 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 सैंपल स्पेस बन गया, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। एक बार हो गया ये। अब मान लीजिए ये 6 आता है ऊपर, ये हो सकता है कि जब 6 आएगा, दोनों को टॉस कर रहे हैं, दोनों को टॉस कर रहे हैं ना, ये 6 आएगा तो इसमें 1 आ सकता है, इसमें 6 आएगा तो इसमें 2 आ सकता है। इसी तरीके से जैसे यहाँ कॉम्बिनेशन बनाया, इसको 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये इसका सैंपल स्पेस बना दिया हमने। अब आइए साहब कि टोटल 3 आना है, तो आपको बस ये सैंपल स्पेस में देखना है कि इन दोनों को जोड़ के, 2 नंबर को जोड़ के 3 कब आता है। 1 और 2, केवल यही पॉसिबिलिटी है, 1 और 2 मिलकर ही प्लस करके 3 बन रहे हैं, और कोई ऐसा नंबर 2 नहीं है जिनको जोड़ के 3 बनेगा। तो आपका नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हो गया, एक ही है तो 1 लिखेंगे, और सैंपल स्पेस कितना है, 1 2 3 4 5 6, यही भी 6 है, 6 प्लस 12, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए 12, नहीं बड़े 12 इसका आंसर हो गया। दूसरे में आते हैं, टोटल नंबर इज 12। 12 कैसे आएगा, देखिए 12 कब कब आ सकता है, 12 तो इसी में आ रहा है बस, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। 6 6, तो 6 6 ये 12 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो गए, इसमें भी एक ही है, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने, 12, वही बड़े 12 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है साहब। अब इसमें आज देखेंगे एडिशन थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी। तो कई बार क्या होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी की जो एक्सियोमेटिक डेफिनेशन है वो ये कहती है कि भाई प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की m/n होती है, जिसमें n जो है वो फेवरेबल इवेंट होते हैं, फेवरेबल ये कि आउटकम्स कह सकते हैं, और n होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें फेवरेबल आउटकम्स पता ही नहीं चल पाते, कई बार इस तरीके से समस्या आती है। तब हम क्या करें, तब कुछ हमारे पास एडिशन थ्योरम्स है, 2 या 2 से अधिक अगर इवेंट होते हैं और हमें कई बार हम इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तब क्या करेंगे, तो मैं आपको थ्योरम्स डायरेक्टली बता देता हूं। सबसे पहली चीज ये है, इसको ये थ्योरम नंबर 1 है,
ये है एडिशन थ्योरम दो इवेंट का। यदि ए और बी ये दो इवेंट है, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ ये एसोसिएटेड है, तब आप देखिएगा जो प्रोबेबिलिटी है ए यूनियन बी, ए और बी दोनों हो रहे हैं, एक हो रहा है या दूसरा हो रहा है या दोनों हो रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो प्रोबेबिलिटी ए इवेंट होने की, प्रोबेबिलिटी बी इवेंट होने की, इनको जोड़ेंगे और इससे घटा देंगे प्रोबेबिलिटी ए और बी जब साथ हो रहे हैं, जब दोनों एक साथ होंगे तब की प्रोबेबिलिटी से आप घटा दीजिए। अगर मान लीजिए ये जो ए और बी इवेंट है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैंने क्या बताया था, अगर एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये तो जीरो रहेगा, ए और बी कभी साथ हो ही नहीं सकते, ये जीरो आएगा। तो आप जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की बात करेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया जीरो, तो यही जो चीज बन जाएगी वो बनेगी पी ए यूनियन बी क्या बन जाएगा, क्योंकि इसको जीरो कर दिया ना, तो पी ए प्लस पी बी, ये एक थ्योरम हो गया। इसमें एक और थ्योरम है, इसकी भी चर्चा करेंगे। ये जो थ्योरम है ये तीन इवेंट का है, तीन इवेंट का है, तो आप केवल दो की जगह तीन कर दीजिए, बाकी बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। जैसे ये तीन इवेंट है रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी ये होगा, पहले पी ए को ले लीजिए, पी बी को ले लीजिए और पी सी को ले लीजिए। अब तीनों में क्या क्या घटाना है आपको, पहले तो यहाँ घटाने का बता रहा हूँ। पहले आप घटाएंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, फिर घटाएंगे पी बी इंटरसेक्शन सी, फिर घटाएंगे ए इंटरसेक्शन सी, और ये घटाने के बाद आप इसमें से जोड़ देंगे पी ए इंटरसेक्शन, यहां पर पी ए प्लस पी बी, यस ठीक है, ओके, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपने तीनों को घटा दिया, एक दो तीन, लेकिन इससे एक चीज जो घट गई है वो जोड़नी पड़ेगी, वो फाइनली हम जोड़ेंगे जब तीनों एक साथ होंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये आप जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा ये आप जोड़ेंगे। तो ये हो गया आपका। फिर से अगर ए बी सी आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तब क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी केवल ये तीन आएंगे, इसके बाद का ये सब हट जाएगा, राइट। ये आपका थ्योरम नंबर 2 होगा। अब कुछ और थ्योरम्स हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे और हम जब इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। देखें, ये जो पहला है वो है, ये ए और बी दो इवेंट्स है। इसमें पहला जो मैं बता रहा हूं वो है पी ए इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है केवल ए हो रहा है, ए ना हो रहा, ए नहीं हो रहा है, इसका मतलब दिस इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बी ओनली। ए नहीं हो रहा है तो इसका मतलब केवल ये इंटरसेक्शन केवल बी हो रहा है, इसको सीधा क्या लिखेंगे, पी बी, और केवल इससे घटा देंगे जो इंटरसेक्शन वाली बात है, पी ए इंटरसेक्शन। दूसरा इसमें है, थोड़ा इसी उल्टा कर देते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट। इसका मतलब ये होता है कि केवल ए हो रहा है, बी नहीं हो रहा है। इसको कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से एनालॉजी बनाएंगे, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी। और तीसरा जो है इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली एक होगा, दोनों इवेंट में केवल एग्जैक्टली एक ही होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, दो ब्रैकेट लगा रहा हूं, क्यों देखिएगा, पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी नॉट और इसका यूनियन ए नॉट इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है केवल एक होगा, एग्जैक्टली एक, दो इवेंट में। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप पी ए प्लस पी बी और -2 आएगा यहां पर पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। ये आपका एक इवेंट हो गया। अब इसमें एक और चीज जोड़ देते हैं, ये वाला बता रहा हूं। एक और इसमें थ्योरम आता है कि दो इवेंट अगर आप लें तो जो प्रोबेबिलिटी है ए इंटरसेक्शन बी की, ये हमेशा कम होगी प्रोबेबिलिटी ए से, जो कि कम होगी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी से, और जो कम होगी पी ए प्लस पी बी से। मतलब सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी ये होगी, दोनों को जोड़ेंगे तो उससे कम होगी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, उससे पी ए या पी बी, जिसमें पी ए के साथ पी बी जोड़ सकते हैं आप यहाँ पर, साथ में अगर बीच में मैं यहाँ पी बी डाल सकता हूँ क्योंकि इंडिविजुअल इवेंट्स है। और सबसे कम होगा पी ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान रहेगा। एक और इसमें थ्योरम है, दो इवेंट है आपके पास, जो प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एग्जैक्टली वन ए और बी तब होगा जब पी ए प्लस पी बी, या आपको अभी भी मैंने बताया था -2 पी ए यूनियन बी, आपको याद होगा, ये अलग बताया था।
जब ये बराबर होगा किसके, पी ए यूनियन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो दो इवेंट है, फॉर एनी टू इवेंट्स इन बी, कोई दो इवेंट के लिए द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी ऑकर्स, ये प्रोबेबिलिटी कि भाई दोनों में से केवल एक होगा, एग्जैक्टली एक होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक प्रॉब्लम लेते हैं, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। तो पहला प्रॉब्लम जो है वो हमारा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ले लेते हैं। अब इसका पहला ही एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल पहले पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या करने वाले हैं। ये है पी ए 3/5 दिया है, पी बी 1/5 दिया है। आपको पी और भी निकालना है यदि ए और बी आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो इस क्वेश्चन को ले रहा हूं मैं, पी ए आपको दिया है 3/5, पी बी भी आपको दिया है 1/5। तो पी ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो जीरो हो गया। तो पी ए यूनियन बी क्या होगा, जोड़ दीजिए 3/5 और 1/5 होगा 4/5, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके के फॉर्मूला बेस्ड हम क्वेश्चन लेंगे। अगला जो टाइप है उसमें है प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन एडिशन थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी बट कैन बी सॉल्व इंडिपेंडेंटली बाय यूजिंग द डेफिनेशन ओनली। इसका मतलब यह है कि जो अभी हमने देखा, थ्योरम्स वगैरह देखे, उनके हिसाब से भी सॉल्व हो सकता है, और चाहे तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं जो हमारी डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की। भी आप ये सवाल देखिएगा, ये पहला ही ले लेते हैं इसका सवाल। ये सवाल देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। इसको हम नॉर्मल भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें ये भी लगा सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। दोनों का ही एक अमेलगेमेशन आपको दिखाता हूं। यहाँ पर है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई और अ टोटल ऑफ 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाई। तो यहां पर क्या है, और का सवाल है। पहली चीज समझ लीजिए कि एक पी ए इवेंट है, या ए इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी, या ये कहें कि ए इवेंट को पहले हम डिफाइन करते हैं फिर पीबी को डिफाइन करेंगे। तो ए इवेंट है इवन नंबर आए फर्स्ट डाई में, और बी इवेंट है टोटल ऑफ 8 इज इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाई, टोटल 8 आए। तो अगर एक डाई को आप देखें, दो डाई हम यहां पर थ्रो कर रहे हैं। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें 1 से लेकर 6 तक आएगा, इसमें भी 1 से 6 लेकर 6 तक आएगा। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। पहले इसका सैंपल स्पेस देख लेते हैं। जैसे ये देखिए ए है, अब इसमें इवन नंबर आपको चाहिए, तो इवन नंबर में क्या होगा, ए में हमेशा इवन नंबर आना चाहिए, पहले में इवन नंबर आना चाहिए। तो ए जो आपको कह रहा है वो ये कह रहा है कि इवन आएगा, तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा, या ये कहें कि ए का ए इवेंट के जो एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे वो क्या होगा, एक तो हम लेंगे नहीं, जब आएगा इवन आने चाहिए, तो इवन नंबर पहले में आना चाहिए। दोनों को एक साथ फेंका है तो 2 1, अगर इसमें 2 आ रहा है तो इसमें 1 से 6 तक आ सकता है। इसमें अगर 4 आ रहा है तो 1 से 6 तक आ सकता है। 6 आ रहा है तो 1 से 6 तक आ सकता है। इसमें 1 3 और 5 नहीं लेंगे हम। ठीक है जी, 2 1, ऐसे 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6, ये हो गया आपका। इस तरीके से 4 1, जब यहाँ 4 आएगा तो 1 से 6 तक आ सकता है, ये बन गया आपके। और यहाँ पर आपका बन गया 6 1, इसी तरीके से बन गया ये। तो कुल मिला के ये है 6, ये भी 6, ये भी 6, तो कितना बन गया 6 × 3 18। तो अगर मैं इसको एन ए कहूं, नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए में आ रहे हो कितने 18 हो गए। अब अगला है बी। बी में टोटल नंबर ऑफ 8 आना चाहिए, टोटल दोनों में 8 आना चाहिए, दोनों को जोड़ के 8 आना चाहिए। तो कौन कौन से हो सकते हैं, हम ये पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अगर हम बी इवेंट की बात करें तो क्या होगा, जब पहले में 2 आए दूसरे में 6 आए, पहले में 6 आए दूसरे में 2 आए, पहले में 4 आए दूसरे में 4 आए, पहले में 5 आए दूसरे में 3 आए, और पहले में 3 आए दूसरे में 5 आए। तो अगर मैं एन बी कहूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। ठीक, अब आप देखिए कुल मिला के अगर सैंपल स्पेस देखे जाए तो कितने हैं, इसमें 1 से 6 तक आ सकता है, इसमें से 1 से 6 तक आ सकता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस हो गए। ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, 6 6 36। तो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, यानी अगर मैं टोटल पॉसिबल इवेंट कह देता हूं उसको, वो कितने हुए, ये 6 ये 6 6 6 36 हो गया। तो अगर आप देखें प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करें पी ए क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो फेवरेबल इवेंट पे ए के लिए क्या है 18, और कुल मिला के कितने 36। पीबी क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने, इसमें
एलिमेंट्री इवेंट्स कितने 5 और कुल मिला के कितने 36। ठीक है जी। अब क्योंकि हम जानते हैं हमको निकालना है ए और बी, हमको निकालना है पी ए और बी। कैसे पता चला ये, यहां देखिएगा, इनका कहना है ये और ये ए और बी, तो ए और बी में क्या करेंगे, हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं पी ए थ्योरम पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन भी निकालना होगा। तो चलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन देखते हैं, इनमें क्या कॉमन है। 2 6 मिलेगा आपको क्योंकि इस लाइन में आ रहा है, 2 6 मिलेगा, 6 2 इस लाइन में आ रहा है, 4 4 इस लाइन में आएगा, 5 3 तो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि पहला नंबर 5 है ही नहीं, और तो इसमें ले ही नहीं सकते, तो 5 3 और 3 5 नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें केवल इवन पहला नंबर है और नहीं है, तो 3 ही बने। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की है, नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं इसमें, जो इसमें कॉमन है केवल 3 है, वो मिला के 36 इवेंट है, तो इसमें फॉर्मूले में रख देते हैं। पी ए कितना हुआ 18/36, पी बी हो गया आपका 5/36 और पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया 3/36। कहने का मतलब है कि ये कुल मिला के आएगा 5/9। तो इसमें क्या है कि हम लोग ने डेफिनेशन भी लगाई इसमें और फिर फॉर्मूला भी लगाया, दोनों चीजें इसमें इंक्लूड की। अब अगला जो बनता है कौन सा है इसमें, तीसरा टाइप, प्रॉब्लम विच कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग एडिशन थ्योरम्स ओनली, यानी ऐसे प्रॉब्लम जो एडिशन थ्योरम के द्वारा ही सॉल्व हो सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी कुछ इसी तरीके से ले लेंगे। देखें हमारे पास कौन कौन से सवाल हैं, तीसरा टाइप है ना ये, ओके। इसमें हम ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ये अगर मेरे पास भी एडिशन है देखा जाए, आपके पास भी क्वेश्चन होगा लेकिन हो सकता है नंबर चेंज होगा, पेज नंबर चेंज होगा। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, पहले बता देता हूं ताकि हम और आप एक जगह एक लेवल पे आ जाए। द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल गेट एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट इज 2/5 2/5 and the probability that he will not get a plumbing contract is 4/7. The probability of getting at least one contract is 2/3. What is the probability that he will get both? देखिए एक साहब है, प्लम्बिंग का मतलब होता है नल वगैरह का जो काम होता है, पानी से रिलेटेड जो काम होता है, वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो काम होता है, वो प्लम्बिंग हो गया। इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से रिलेटेड काम। तो इसमें कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो हम एक काम करते हैं, एक इवेंट ए ले लेते हैं। एक इवेंट ए हो गया कि भाई ये इनको इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। एक बी इवेंट ले लेंगे, वो होगा कि इनको प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, पीसी कर देते हैं प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ए क्लियर दी हुई है कि इनको इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, यहाँ 2/5 नहीं, इसमें दिया है 2/5, यस ये 2/5 कर दीजिए। और प्रोबेबिलिटी इसमें दिया हुआ है ऑफ नॉट गेटिंग प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट। नॉट गेटिंग का मतलब क्या है कि ये पी बी नॉट दिया हुआ है, पीबी नहीं, पीबी नॉट दिया हुआ है, वो आपको दिया है 4/7। और फिर एक और चीज दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट, कम से कम एक कॉन्ट्रैक्ट इनको मिले, वो क्या है, वो पी ए यूनियन बी है। क्यों, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, या दोनों मिल जाएंगे। तो इसका मतलब कम से कम एक मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी पी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी है 2/3। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, पी ए यूनियन बी क्या होता है, वैसे ये थ्योरम है, मैं बार बार फॉर्मूला बोल रहा हूँ, ये थ्योरम है, पीबी पी ए प्लस पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, ये हो गया। अब आप देखें कि ये जो पी ए यूनियन बी है, ये तो आपको 2/3 दिया हुआ है, पी ए आपको दिया है 2/5, ये पी बी नॉट है, इसको भी छोड़ते हैं, यहां पर मिला जाइए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इस पर हम डिस्कशन करेंगे। ये पी बी है, पी बी आप जानते हैं पी बी प्लस पी बी नॉट, कोई भी इवेंट और उसके ना होने की संभावना होती है एक, पी बी नॉट दिया हुआ है तो पी बी निकल आएगा। कैसे, पीबी कैसे निकलेगा, 1 माइनस पीबी नॉट या पीबी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 4/7 कर दीजिए, इसको कितना बनेगा ये 3/7, उसको यहाँ रख दीजिए। जैसे ये निकालेंगे, इन दोनों को यहाँ ले जाइएगा या फिर इसको यहाँ ले जाइए, इन दोनों को यहाँ लाइए, तो आप देखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी ये बनता है 17/105, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये एक और टाइप का हो गया। अब और देखते हैं अपने पास और कौन कौन से टाइप के हैं। तो ये जिस जिस तरीके के आ रहे हैं, आप बिल्कुल इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब एक्चुअल क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि सारे के सारे इन क्वेश्चंस में इंक्लूड किए गए, और एक बार नहीं, कुल मिला के जो मेरे पास एडिशन उसमें 26 सवाल हैं इसी डिस्कशन के, जो एडिशन थ्योरम है। और उसके बाद फिर एमसीक्यूज में और बाकायदा आपके जो एडिशनल क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे, तो आप सारे समझ जाएंगे जो भी एग्जाम्पल में है। लेकिन मैं हमेशा इंकरेज करता हूं कि एग्जाम्पल जरूर करें, एग्जाम्पल से ही आगे के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, चलिए जी, धन्यवाद।